Hey guys, hope you are doing well. Before we start our today's topic, I have something for you. If you want guidance for better future, then you should visit Unacademy website and subscribe their class 9th and 10th courses. What is more amazing is you can get extra 10% discount. To avail the 10% discount, use the referral code Enrich10. Hello guys, welcome to Enrich Minds channel. I am Preksha Jain, back with class 10 Science NCERT, and today we are going to study chapter 8 How Do Organisms Reproduce. and ये जो chapter है हम line by line detailed explanation के साथ पढ़ेंगे. So be patient and लिसन इट प्रॉपरली. उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम क्या है पूरा सोल्यूशन के साथ समझेंगे एंड पढ़ेंगे. सो आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है. इज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस चैप्टर की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसमें आपके एक्टिविटीज, क्वेश्चन आंसर्स, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि रिप्रोड्यूस हो रहे तो ठीक है, बट क्यों हो रहे? रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन सिंपली क्या है? जो प्रोसेस है यंग वंस को बर्थ देने की, वो है सिंपली रिप्रोडक्शन. अब 10th क्लास में आके हमें इतना तो अवेयरनेस हो जाती है कि जितनी भी स्पीशीज हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनमें कंटिन्यूटी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, आप ह्यूमन की रेसेस देख रहे हो, फैमिली में जो कंटिन्यूटी है, ये सब किस लिए पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. तो इसीलिए हमें इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ना है. स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर. Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question: why do organisms reproduce? So यहाँ पर वो question आ ही गया कि organisms कैसे reproduce करते हैं. उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि organisms क्यों reproduce करते हैं. After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organisms. Unlike the essential life process such as nutrition, respiration or excretion. अब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन क्या है? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. एंड दैट मीन्स कि इनमें से अगर एक भी प्रोसेस प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, प्रॉपरली वर्क नहीं होगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगी, बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी एंड डिसीज कंडीशन आ जाती है. बट रिप्रोडक्शन इतना एसेंशियल प्रोसेस तो नहीं है. कई बार क्या है, अब मेल में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, स्टिल मेल इज अलाइव, सो फिर रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. And ये जो reproduction process है, इसमें क्या है? New individual का formation होगा, and उस new individual के formation में बहुत सारी energy भी spent होगी. Still ये process क्यों होती है? So, why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? तो जब ये प्रोसेस अलाइव रहने के लिए जरूरी नहीं है, फिर इस प्रोसेस के लिए क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करना होता है? It would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. So इसके और जो possible answers हैं, अब ये क्या है ना, सबके different opinions आएंगे, so वो बहुत ज़्यादा interesting हो जाएगा इसको discuss करना. Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. But इसका जो सबसे basic answer and important answer होगा ना, आपको बहुत सारे answers तो मिलेंगे इस question के, but जो obvious answer है क्या है? रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा, सो ऑर्गेनिजम्स जो हमको देखने मिलते हैं न्यू, वो नहीं मिलेंगे. इफ देयर वर टू बी only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. So अगर किसी भी फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर है एंड दैट टू नॉन रिप्रोड्यूसिंग, सो क्या हो जाएगा? उसका एग्जिस्टेंस जो है वो तो डाउटफुल रहेगा कि न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन ही नहीं होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म ही नहीं आएगा, तो वो जो ओल्ड वन है वो कब तक अलाइव रहेगा? It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. तो किसी भी species के जब large number of organism होते हैं तभी तो हमारे notice में आते हैं. एक single organism अगर रहेगा तो वो तो notice में ही नहीं आएगा.
How do we know that two different individual organisms belonging to the same species? अब ये कैसे पता चलता है कि जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं? So usually we say this because they look similar to each other. So हम कैसे बोल देते हैं, जैसे ह्यूमंस को कैसे हमने एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया? Because they look similar. Similar in the sense appearance जो है वो तो सेम नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट अगर एक बोला जाए ह्यूमंस में 2 legs, 2 hands, 2 eyes, 1 nose, lips, teeth, hairs, ears, ये सारी चीजें होती हैं. सो इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये ह्यूमंस है. Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. इसलिए reproduction के बाद जो organisms बनते हैं ना, वो almost अपने पेरेंट जनरेशन के सिमिलर दिखते हैं. एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बोल सकते हैं, बट क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है, जो फर्स्ट टॉपिक है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या सिमिलर कॉपीज बनाते हैं? इसका मतलब क्या होगा? सिमिलर कॉपी बनाना मतलब कि कार्बन कॉपी. सो कार्बन कॉपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस किस चीज में आएगा ना, तो वो हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं एक बार. ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर. सो ऑर्गेनिजम्स जो भी सिमिलर दिख रहे हैं वो क्यों सिमिलर दिखते हैं? क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर है. If body designs are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है, दैट मीन्स कि जो ब्लूप्रिंट होता है ना एक, वो सिमिलर होना चाहिए सारे ऑर्गेनिज्म का. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. So, reproduction का सबसे बेसिक जो फंक्शन बोल सकते हैं वो क्या आ जाता है? ब्लूप्रिंट्स बनाना. जो भी बॉडी डिजाइन है उसका क्या करना है? ब्लूप्रिंट बनाना है. In class 9th, we learned that the chromosome in the nucleus of cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. So ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है उसमें क्रोमोसोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिकॉज क्रोमोसोम ही है जो कि क्या करेगा, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या जो इंफॉर्मेशन है उसको इनहेरिट करने में हेल्प करता है. एंड क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेनी प्रोटीन्स. अब जो डीएनए होता है ना सेल न्यूक्लियस में, वो एक इंफॉर्मेशन सोर्स है एंड उससे क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है. डीएनए पहले बनाता है आरएनए एंड देन आरएनए जो है वो बनाते हैं क्या? प्रोटीन्स. सो अल्टीमेटली डीएनए क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है. If the information is changed, different proteins will be made. And in case अगर information change हो जाती है parent generation से young spring तक जाने में, second generation तक जाने में, तो उसमें क्या हो जाता है? अगर DNA में कुछ भी change हुई, information misguide हुई या mislead हुई, तो proteins का जो formation होना है वो भी change हो जाएगा. Different proteins will eventually lead to altered body design and जब proteins का arrangement different हो जाएगा, so उससे क्या हो जाएगा? Body designs भी altered हो जाते हैं. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. इसीलिए क्या एक important event या step बोल सकते हैं हम reproduction में? DNA का copy बनाना. Cells use chemical reactions to build copies of their DNA. तो सेल क्या यूज करते हैं? केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं जिनसे डीएनए की कॉपीज बनती हैं. दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड इससे क्या होता है? डीएनए की 2 कॉपीज का फॉर्मेशन हो जाता है जो रिप्रोड्यूसिंग सेल है उसमें. एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है? जो 2 कॉपीज बनी है उनको आपस में सेपरेट करना होता है. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. So ऐसे तो नहीं काम चलेगा कि डीएनए की एक कॉपी को रख लिया सेल में एंड दूसरी कॉपी को सेल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब उसकी 2 कॉपीज हो रही हैं तो दोनों में कंपटीशन होगा. तो एक सेल के अंदर है एंड दूसरा बाहर हो गया. ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस. सो सिंपली हम जो डीएनए की कॉपी प्रोड्यूस हुई है उसको सेल से बाहर क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज उसके पास अपने कुछ ऑर्गेनेल्स ही नहीं है, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स जो कि लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करे.
Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate. So DNA copies का formation होता है, then उसके बाद cell का development भी होता है. That means कि जो cellular organelles हैं वो develop होंगे, एक additional cellular apparatus designed होगा, उसके बाद DNA copies जो है वो separate होती हैं. Each with its own cellular apparatus and then हर एक DNA कॉपी के पास उसका खुद का cellular apparatus होता है. Effectively, a cell divides to give rise to two cells and जो बोला जा रहा है ना कि एग्जैक्ट कॉपी है, तो एक सेल पहले डीएनए की कॉपी बनाएगी एंड देन वो क्या है सेल्यूलर अपैरेटस को बना के अल्टीमेटली दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. These two cells are of course similar but they are likely to be absolutely identical. तो ये जो सेल्स बन रही है ना, इनमें डीएनए कॉपी तो है, सो ये सिमिलर है, बट दोनों आइडेंटिकल भी हैं क्या? The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved occur. So ये जो question है ना कि सिर्फ similar है या identical भी है, ये किस पे depend करेगा कि जो copying reactions हो रही हैं वो कितना accuracy के साथ perform हुई हैं. No biochemical reaction is absolutely reliable. So जो भी biochemical reaction है ना, so ऐसी rarely कोई biochemical reaction होगी जो completely reliable हो या फिर completely accuracy के साथ complete perform हो रही हो. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. इसीलिए हर बार क्या होता है ना कि हर एक chemical reaction के टाइम पे कुछ variations जो हैं वो होते हैं. As a result, the DNA copies generated will be similar but will not be identical to the original. इसीलिए जो DNA copies बनेंगे ना वो similar तो होंगे but compulsory नहीं है कि वो हर एक टाइम पर identical भी हों. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. कई बार केमिकल रिएक्शन के टाइम पे इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं ना कि जो न्यू डीएनए कॉपी का फॉर्मेशन हो रहा है वो एकदम ही डिफरेंट हो जाती है कि सेल्यूलर अपैरेटस जिसमें की डीएनए कॉपी है तो वो उसके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं. सच अ न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई एंड इस कंडीशन में जहां पर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा डीएनए कॉपी एंड सेल्यूलर अपैरेटस का, सो वहां सेल डाई हो जाती है. On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. बट साथ साथ कई बार ऐसे कुछ वेरिएशंस होते हैं जो डीएनए कॉपी क्या करती है, इनहेरिट कर लेती है एंड उससे कोई ड्रास्टिक आउटकम्स नहीं आते. Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. उस कंडीशन में जो सेल सर्वाइव कर गई है ना तो सिमिलर है बट आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते भी हैं. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution as we will discuss in the next chapter. So यही जो टेंडेंसी होती है ना, इनबिल्ट टेंडेंसी है जहां पर डीएनए कॉपी में हर एक टर्न पे चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, यही रीजन है कि इवोल्यूशंस होते हैं. जैसे अर्लियर टाइम पे आपने काफी सारी जगह सुना होगा ना कि डायनासोर्स होते थे, वे डायनासोर्स नहीं होते हैं अभी. कुछ एनिमल्स, अगर जिराफ की स्टोरी सुनी हो कि पहले जिराफ कैसा था, गोट लाइक शेप था, देन उसके बाद ट्रीज की हाइट इंक्रीज हो गई, सो उसको अपना नेक क्या था, थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता था, इसीलिए उसका नेक जो है वो इतना ज्यादा लॉन्ग हो गया है. सो ये सारी क्या है, इवोल्यूशन की स्टोरीज है एंड ये इवोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, जब डीएनए कॉपी के टाइम पे वेरिएशंस होते हैं. क्लियर हुआ ना? सो यहाँ पर इस पूरा पैराग्राफ का अगर एक्सट्रैक्ट की बात की जाए तो क्या देखा कि डीएनए कॉपी हो रहा है, क्योंकि डीएनए कॉपी होना इसलिए इंपॉर्टेंट है इन केस अगर डीएनए कॉपी प्रॉपरली नहीं होता है सो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा एंड इन सम केसेस प्रोटीन की जो कॉपीज बन रही हैं अगर आइडेंटिकल नहीं होगा प्रोटीन या फिर कुछ मिसमैनेज्ड होके कुछ डिफरेंट ही प्रोटीन बन गया, सो उससे क्या हो सकता है, बॉडी को हार्म हो सकता है एंड सेल जो है, सेल के अपैरेटस एंड डीएनए कॉपी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे अगर प्रॉपरली रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही. उस कंडीशन में क्या होगा, सेल डाई हो जाएगी. बट कुछ चेंजेस में के टाइम पे क्या होता है कि चेंजेस है, डीएनए कॉपी इज चेंज्ड बट इट
can easily coordinate with the cellular apparatus. In that condition, no cell will die, but it will function somehow differently or similarly. So ये चीज हुई. उसके बाद यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल्स हैं वो सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं. अब सिमिलैरिटी की बात की जाए तो जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन आ रहा है, तो ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट जनरेशन में, पेरेंट जनरेशन में, वही जो आएगा वो चिल्ड्रंस में आएगा. बट आइडेंटिकल कब हो जाता है? जब ट्विंस होते हैं. आपने कई बार देखा होगा ना, दो लोग ऑलमोस्ट या फिर कंप्लीटली सिमिलर होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्मेशन होता है. या फिर आइडेंटिकल कॉपीज का मेनली फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. क्लियर हुआ ना ये चीज? तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि उनको हर बार आइडेंटिकल ही बनाए. दे कैन बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल एवरी टाइम. देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. तो जो डीएनए कॉपी हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसमें कई बार वेरिएशंस आ जाते हैं. तो उस वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो मैंने आपको बताया या नहीं कि अनअकैडमी की सारी क्लासेस लाइव होते हैं. एंड लाइव क्लासेस का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? आप अपने सारे डाउट्स को एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्लियर कर सकते हैं, एंड वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स के साथ. Population of organism fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. So variation का importance ये है कि जो population है, जो भी organism होते हैं ना different उनकी population होती है, तो वो किसी भी place या फिर niche जो है जिस एरिया में वो रहते हैं या फिर ecosystem में जो places हैं उनको fill करते हैं well-defined manner में. And क्या एबिलिटी के बेसिस पर वो ये स्पेस को फिल करते हैं? सो जो उनके पास एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की. द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नाइके. एंड जो कंसिस्टेंसी होती है ना, डीएनए कॉपी हो रहा है बट उसकी भी एक कंसिस्टेंसी होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बॉडी डिजाइन फीचर को मेंटेन करने के लिए एंड ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए. Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. इसलिए reproduction किसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है? जो population species है डिफरेंट, उनकी जो population है ना, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. However, niches can change because of reason beyond the control of the organism. अब कई बार क्या होता है ना, ये जो niches होते हैं, एरिया जो है स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, वो कई बार चेंज हो जाते हैं एंड वो क्या है, कंट्रोल के बाहर होता है. बिकॉज उस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल कंडीशंस को नहीं कंट्रोल कर पाता है, तो वहां पर क्या है, उसको अपना नाइके चेंज करना पड़ता है. टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स can vary or there could be meteoroid hits. To think of your example, तो ये जो अनकंट्रोलेबल चेंजेस हैं उनमें क्या आ जाता है कि टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, या वाटर लेवल वेरी हो जाता है उस कंडीशन में, या फिर मेट्रॉइड हिट कर गया. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कंट्रोल में नहीं है एंड इस कंडीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्पेसिफिक एरिया है वो चेंज होता है. If a population of reproducing organism were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. So अगर क्या होगा कि कोई एक population जो organism को reproduce करती है वो सिर्फ एक particular niche के लिए ही बनी है and उस condition में जो उसका specific area है वो किसी भी तरह drastically altered हो जाता है, मतलब बहुत बेकार तरीके से उसमें कुछ changes आ जाते हैं. So in that case क्या होगा, वो population जो है वो completely wipe out हो जाएगी अगर उसकी specific area जो location है वहाँ पर कुछ issue आते हैं तो. However, if some variation were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chances for them to survive. एंड कुछ अगर वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो कि कुछ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है उस पॉपुलेशन की, सो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि वो इंडिविजुअल जो कि चेंजेस को अडेप्ट कर लेंगे वो क्या करते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die.
but the few variants resistant to heat would survive and grow further. तो अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, बैक्टीरिया का ही ले लेते हैं कि अगर कुछ जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है टेम्परेट वाटर में एंड उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो डाई हो जाएंगे, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी रहेंगे ना जो हीट रेजिस्टेंट है कि कितना भी वाटर का टेम्परेचर हो जाए वो उसको रेजिस्ट कर जाते हैं, तो वो तो उसमें सर्वाइव करेंगे एंड फर्दर ग्रो करेंगे. सो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम. इसीलिए जो वेरिएशन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्या बना हुआ है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं. क्योंकि अगर हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा ना, अब इससे आप रिलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगे सो आइडेंटिकल होगा. आइडेंटिकल कंडीशन में अगर एक बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंट है तो बाकी सारे भी हीट रेजिस्टेंट होंगे. सो टेम्परेट वाटर का टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज कर दिया जाए सो किसी भी बैक्टीरिया को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एंड इन द अदर केस कि अगर सारे ही बैक्टीरिया क्या है, टेम्परेचर इंटॉलरेंट है एंड सारे बैक्टीरिया आइडेंटिकल है, सो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी एंड उस वाटर में किसी भी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो बैक्टीरियाज हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो नहीं बचेंगे. सो इसीलिए क्या है, वेरिएशन जरूरी है. वेरिएशन होने से क्या होगा कि जो कंटिन्यूटी बनी हुई है पॉपुलेशन की या फिर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की कुछ स्पीशीज जो हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं इन द ड्रास्टिक चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो. सो यहाँ पर हमने वेरिएशन का इंपॉर्टेंस पढ़ा. उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन. सो डीएनए कॉपी होने से या डीएनए कॉपी होने का क्या इंपॉर्टेंट रोल है. डीएनए फर्स्टली क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. एंड डीएनए क्या कैरी करता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी करता है एंड जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इंफॉर्मेशन कैरी आउट होती है. तो डीएनए कॉपिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स या जो कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसफर करना है. एंड कैरेक्टर्स कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर डीएनए नहीं होगा तो ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है या फिर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स है वो पॉसिबल नहीं होगा. एंड कोई भी डीएनए कॉपिंग के टाइम पे अगर कोई भी वेरिएशन आता है सो उससे क्या बनेगा, एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है. सो सिंपली डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंड वन है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर इंडिविजुअल. तो वेरिएशन जो हो रहा है स्पीशीज के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है बट जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल हो. तो इसका रीजन ये है ना कि वेरिएशन जो है वो स्पीशीज के लिए तो बेनिफिशियल है बट इंडिविजुअल के लिए नहीं है. बिकॉज क्या होगा ना, कई बार क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं एंड क्लाइमेटिक चेंजेस का जो एनवायरनमेंट है या फिर जो स्पीशीज है उन पे बहुत ही मेजर और ड्रास्टिक चेंज होता है एंड वो क्या बना देता है, सर्वाइवल को डिफिकल्ट बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डज increase, then there might be certain species of organisms which might died. So simple है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर स्पीशीज में वेरिएशन होता है वो तो ठीक है बट इंडिविजुअल में अगर वेरिएशन होगा तो क्या होगा, चेंजेस आने के टाइम पे वो इंडिविजुअल डाई हो जाएगा. एंड उस इंडिविजुअल में अगर सारे उस वैरायटी के सारे इंडिविजुअल अगर डाई हो गए तो उस कंडीशन में वो पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी. बट अगर स्पीशीज में वेरिएशन आता है सो उस कंडीशन में क्या होगा, एक न्यू पॉपुलेशन या न्यू ग्रुप का फॉर्मेशन होगा. दैट इज वाई जो एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस हो रहा है ये सारी चीजें उस वजह से हो रही है. तो इसीलिए क्या हो जाता है, वेरिएशन स्पीशीज में तो बेनिफिशियल है बट जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है. रीजन समझ आया, बिकॉज जो क्लाइमेट के ड्रास्टिक चेंजेस हैं उनका स्पीशीज के सर्वाइवल पे जो इफेक्ट है वो
स्लाइटली लेस होता है एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल। सो यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के पहले आ जाता है क्या, एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, बेसिकली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, बिकॉज वहां पर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें फर्स्ट है एक्टिविटी 8.1। एक्टिविटी 8.1 में क्या करना है, डिसॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। इसके लिए 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करना है। टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स टू इट। सो उस 100 ml वाटर को का 20 ml जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें ईस्ट ऐड करना है, ईस्ट के ग्रैन्यूल्स जो है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। एंड देन उस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, कॉटन प्लग जो रहेगा उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जैसे क्लोज कर देना है टेस्ट ट्यूब को, एंड किसी वार्म प्लेस पर रखना है। After 1 or 2 hours, put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover slip। फिर उसके बाद वो जो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन बचा या जो कल्चर है ईस्ट का, उसे एक स्मॉल ड्रॉप लेके स्लाइड के ऊपर रखना है एंड उसको कवर स्लिप से कवर करना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप क्या देखोगे, ईस्ट में बड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट एक सिंपल यूनिसेल्यूलर फंगस है एंड जब उसको फेवरेबल मीडियम मिलेगा ना तो वो रिप्रोड्यूस करने लगता है। एंड रिप्रोड्यूस करने का मीन्स कौन सा होता है, बडिंग। एंड यहाँ पर क्या होगा ना, बडिंग जो है वो स्मॉल आउटग्रोथ होती है जो कि ईस्ट की बॉडी पे, ईस्ट की सरफेस पे दिखने लगती है। एंड जल्दी ही क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो जाता है एंड वन कॉपी जो है जेनेटिक मटेरियल की वो न्यूली फॉर्मिंग बड में चली जाती है एंड एक कॉपी जो है वो अटैच रहती है। देन बड में जब जेनेटिक मटेरियल की कॉपी चली जाती है ना, उसके बाद क्या है, बड डिटैच हो जाता है मदर ईस्ट से एंड एक न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर शुगर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है ना, तो शुगर का प्रेजेंस जो है उस सोल्यूशन में वो एक फेवरेबल मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ईस्ट की ग्रोथ के लिए एंड वो क्या करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। यहाँ पर ईस्ट जो है ना वो शुगर को यूटिलाइज कर लेती है एंड अल्कोहल बना लेती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ये रिएक्शन भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जहां पर ईस्ट के प्रेजेंस में शुगर का फर्मेंटेशन होता है। एप्लीकेशन कहाँ आ जाएगा इसका कि ईस्ट ऐड करने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो डो को रेस करना होता है ना, जब ब्रेड या फिर बेकिंग के टाइम पे जो डो को रेस करना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, ईस्ट की हेल्प से पहले तो ईस्ट का एक कल्चर बनाते हैं वार्म शुगर एंड वाटर को ऐड करके। देन उसके बाद वो सॉल्यूशन जो है वो डो में ऐड कर देते हैं, जिससे डो जो है वो स्लाइडली फास्टर राइज अप हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन थे उनमें एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की, क्या, बडिंग। अब सेकेंड है यहाँ पर वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। सो जो ब्रेड की स्लाइस है उसको कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस पे रखना है। ऑब्जर्व द सर्फेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड देन स्लाइस की जो सर्फेस है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है उनका पूरा वीक तक ऑब्जर्व रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो राइजोपस होते हैं ना वो स्पॉर्युलेट हो जाएंगे एंड उससे न्यू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही शुगर थी ना ईस्ट का फॉर्मेशन फेवर कर रही है, वैसे ही ब्रेड में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वाटर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, जो राइजोपस होती है फंगस एक, उसकी ग्रोथ प्रेफर करेंगे, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। राइजोपस क्या है, एक फंगस है जो कि ग्रीन या ब्लैक कलर की दिखती है। सो आपने ब्रेड की सरफेस के ऊपर जब ब्रेड थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है तो उसमें उसके ऊपर अगर आप कभी ऑब्जर्व किया हो केयरफुली तो ग्रीन एंड ब्लैक कलर की एक लेयर का डिपोजिशन हो जाता है एंड उनको क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। सो राइजोपस कैसे ग्रो करता है, कब ग्रो करता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो करता है रैपिडली एंड स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं उसका सेकेंड टाइप आ जाता है क्या, स्पोर फॉर्मेशन। उसके अलावा जो ग्रीन मोल्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना, जो कि स्टेल ब्रेड है, तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज उसमें कार्बोहाइड्रेट है ब्रेड में एंड जो फास्ट ग्रोथ हो रही है ना
उसकी वजह से ग्रीन माउल जो है वो क्विकली फॉर्म हो जाते हैं एंड राइजोपस का रिप्रोडक्शन हो रहा है. दैट इज वाई ऑल्सो यहाँ पर क्या होता है, फंगस की ग्रोथ होने लगती है. Compare and contrast the ways in which yeast grow in the first case and how molds grow in the second. So दोनों ही केस में yeast and molds जो grow हो रहे हैं, so yeast को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, शुगर से, but molds को एनर्जी किससे मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से. Having discussed the context in which reproductive process work, let us now examine how different organisms actually reproduce. तो अब अगर हम इस कंटेक्स्ट में डिस्कस करें कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो वर्क करती है, तो यहाँ पर हम और क्या देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. सो द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये किस पे डिपेंड करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करती है. Coming on to the next topic, fission. हम जो यहाँ पर different modes of reproduction used by single organisms पढ़ रहे हैं ना, वो क्या है, asexual mode of reproduction है. अब asexual mode of reproduction के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वो सारे टाइप्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. उसके पहले हम एक बार asexual reproduction के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज कि asexual reproduction जो है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. देन जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है वो इसमें नहीं होता है. दैट मीन्स कि गैमेट्स का ना ही फॉर्मेशन होगा ना ही फ्यूजन होगा. यंग वंस जो फॉर्म होते हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं एंड पेरेंट सेल के सिमिलर होते हैं. नेक्स्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये कब हो रहा है, जनरली ड्यूरिंग द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ फूड. सो उस कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये काफी ज्यादा फास्टर भी होता है. क्लियर हुआ. अब जो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो यहाँ पर हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज फिजन. For unicellular organisms, cell division or fission leads to the creation of new individual. So unicellular organisms जिसमें कि asexual mode of reproduction होता है उनमें जनरली क्या है, सेल डिवीजन, फिजन या फिर जो बाइनरी फिजन होता है ना उससे न्यू इंडिविजुअल का क्रिएशन होता है. Many different patterns of fission have been observed. अब बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं फिजन के वो ऑब्जर्व किए हुए हैं. मेनी बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सो कई सारे जो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ है ना वो सिंपली क्या हो जाते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं एंड सेल डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. इन organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any plane. But कुछ ऐसे organisms भी होते हैं जिनमें कि किसी भी plane के साइड पर ये जो splitting हो रही है ना सेल का वो होता है, जैसे कि अमीबा एक गिवन एग्जाम्पल है. यहाँ एक्टिविटी 8.3 में देखते हैं हम क्या है. एक्टिविटी 8.3 में है ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप में आपको अमीबा की एक परमानेंट स्लाइड ऑब्जर्व करना है. सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन. सो एक नॉर्मल अमीबा की परमानेंट स्लाइड एंड एक स्लाइड आपको ऑब्जर्व करना है जिसमें अमीबा में बाइनरी फिजन दिख रहा होगा. नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द स्लाइड्स. तो दोनों स्लाइड्स के जब आप ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट करोगे ना सो क्या होगा ना, रिप्रोडक्शन जहां पर अमीबा का शो होगा बाइनरी फिजन उसमें सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी. सो अमीबा एक सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है एंड उसमें कोई भी शेप नहीं होता है. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो एब्सेंट होते हैं. सो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना वो सिंपली डबल होता है एंड न्यूक्लियस दो पार्ट्स में किसी भी प्लेन के साइड पर डिवाइड हो जाती है. एंड यहाँ पर एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है या फिर वन पेरेंट सेल इज डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइनरी फिजन. एंड if one parent cell is dividing into more than two cells, then it can be called as multiple fission. So however, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as is seen in leishmania, which cause kala जार, which have a whip-like structure at one
एंड ऑफ द सेल। सो जैसे कि अमीबा में हो रहा है ना बाइनरी फिजन, वैसे कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें क्या है बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ एक ही प्लेन के अकॉर्डिंग हो या फिर अनप्लेन्ड मैनर में ये डिवीजन होता है। इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू these structures। so जैसे अमीबा में क्या हो रहा है, किसी भी प्लेन के साइड पर डिवीजन हो रहा है, वैसा हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। लेशिमैनिया जिससे कि कालाजार होता है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिससे क्या होता है कालाजार एक डिसीज है, ब्लैक फीवर। तो ये क्या है डिफरेंट पैटर्न में डिवाइड होता है। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज द मलेरियन पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड्स into many daughter cells simultaneously by multiple fission। so प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, जो कि पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड जब होते हैं तो साइमल्टेनियसली many cells are formed, that is why it is called as multiple fission। Yeast on the other hand can put out small buds that separate and grow further as we saw in activity 8.1। and जो yeast होता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू मल्टीप्लाई होता है, by the process of budding। so budding is a different process and fission is a different process। fission में simply क्या हो रहा है, सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एंड बडिंग में क्या होगा, पहले एक पार्ट बल्ज आउट होता है एंड उससे ही न्यू सेल का फिर फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सेल्यूलर मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ पर। सो ये भी एक क्या है, बाइनरी फिशन एंड बडिंग बोथ आर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज अगेन अ टाइप ऑफ व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम एक्टिविटी 8.4 के थ्रू समझते हैं इसको। कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी ऐसे पॉन्ड से वाटर कलेक्ट करना है जहां का वाटर थोड़ा सा ज्यादा डार्क ग्रीन या फिर उसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हो। पुट 1 or 2 फिलामेंट्स ऑन अ स्लाइड, एंड उस वाटर में से जो फिलामेंट्स होंगे ना उनको स्लाइड पर रखना है। Put a drop of glycerin on these filaments and cover it with a cover slip। so simply slide को prepare करना है glycerin की drop and cover slip को place करके। Observe the slides under a microscope, and जो slide prepare की है उसको microscope में observe करना है। Can you identify different tissues इन द स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स। तो आप जो ऑब्जर्व करोगे ना फिलामेंट्स वो क्या होंगे, स्पाइरोगायरा के फ्रेगमेंट्स देखोगे आप। एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखते हैं हम। स्पाइरोगायरा क्या है, एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है एंड ये जनरली फ्रेश वाटर में होती है। किस फॉर्म में होती है, लॉन्ग फिलामेंट्स जो कि ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉलर फिलामेंट्स, एंड एक न्यू फिलामेंट को डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बिकॉज एक ये लार्ज फिलामेंट है, ये ब्रेक डाउन होगी डिफरेंट फिलामेंट्स में, एंड जो डिफरेंट फिलामेंट्स है ना वो अगेन एक न्यू फिलामेंट में डेवलप हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन जो इसके बाद की प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, बिकॉज फ्रेगमेंटेशन में भी क्या हो रहा है कि जो फ्रेगमेंट्स डिवाइड हुए हैं वो ग्रो करेंगे, एंड रीजनरेशन में भी क्या होता है ना, जो ब्रोकन बॉडी पार्ट है वो अगेन रीजनरेट हो जाता है वहां की सेल्स। दैट इज वाई बोथ आर रिलेटेड। अभी फ्रेगमेंटेशन और डिटेल में हम देखते हैं। In multicellular organisms with relatively simple body organization, simple reproductive method can still work। तो कुछ जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है ना जहां पर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वहां पर सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड तो वर्क कर जाते हैं। स्पाइरोगायरा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। सो आफ्टर मैच्योरेशन स्पाइरोगायरा क्या है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। These pieces of fragments grow into new individuals। ये जो पीसेस होते हैं ना या फ्रेगमेंट्स होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करने लगते हैं। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4। सो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो न्यू इंडिविजुअल में क्यों ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट जो है ना उसके पास कैपेसिटी होती है न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होने की। दैट इज वाई ये क्या होता है, डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुआ स्पाइरोगायरा वो अगेन जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा बना लेते हैं। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बट ये जो फैक्ट है ना वो सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई नहीं होता है।
They cannot simply divide cell by cell. So सारे multicellular organisms cell by cell divide नहीं कर सकते. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. Because जो multicellular organisms है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि cells का एक collection हो. Specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs. क्योंकि body का जो level है complexity का वो increase हो जाता है. क्यों? क्योंकि specialized cells मिलके टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स में बना लेते हैं, which then have to be placed at definite position in the body. And जो organs जब बन जाते हैं ना specialized tissue से, so वो उनका position जो है body में fixed होता है. In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. And इस situation में जहां पर एक organized situation है, उसमें ये cell by cell division जो fragmentation में हो रहा है वो impractical है, वो follow नहीं हो पाता. Multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. So multicellular organisms जो है ना, उनमें क्या होता है, इसीलिए complex mode of reproduction present होता है. A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized functions. So जो एक बेसिक स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होती है ना, वो इसीलिए प्रेजेंट है बिकॉज उनमें डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न, रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिजम्स इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप. एंड इसीलिए ये जो अगर हम जनरल पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो ऐसे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक सेल टाइप से ही कंप्लीट होती है. हाउ इज reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? तो अब हम ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं, बट जो प्रोसेस है वो एक ही सिंगल सेल टाइप से कंप्लीट हो रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा? द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग, proliferating and making other cell types under the right circumstances. क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, एक ही सिंगल सेल टाइप होगा जिसमें कि ग्रोथ, पॉलीफरेशन एंड मेकिंग अदर सेल्स की प्रॉपर्टी होगी. सारे सेल्स में प्रॉपर्टी ही नहीं है. सारे सेल्स में क्या है, सिर्फ सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है. बट सेल पॉलीफरेशन एंड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, जिससे कि न्यू सेल का फॉर्मेशन हो, वो सिर्फ एक ही सेल में है प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर सर्कमस्टांसेस के अंदर. दैट इज वाई एक ही सिंगल टाइप ऑफ सेल जो है वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन. अब नेक्स्ट आता है क्या, रीजनरेशन. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑलमोस्ट हमें सिमिलर लगेंगे, बट कुछ सिमिलैरिटी होने के बाद भी दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं. वो कैसे हैं वो हम रीजनरेशन पढ़ेंगे, तब हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा. Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. तो जो fully differentiated organisms है ना, जिनमें body parts differentiated होते हैं, उनमें क्या ability होती है, new individual organisms का जो formation है ना, वो उनके body part से हो जाता है. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individual. So यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर पार्ट्स ब्रोक होते हैं तो वो पार्ट, कुछ पार्ट्स में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक न्यू पार्ट में अगेन एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं. For example, simple animals like Hydra and Planaria can be cut into any number of species and each piece grow into a complete organism. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लेनेरिया या फिर हाइड्रा जैसे जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको कितने भी पीसेस में डिवाइड करो, वो अगेन क्या होते हैं, नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाते हैं. दिस इज नोन एज रीजनरेशन एंड इसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं. रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल एंड ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है ये स्पेशलाइज्ड सेल से होती है. दीज सेल्स पॉलीफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. ये सेल्स क्या करते हैं, पॉलीफरेट होते हैं एंड बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज.
एंड ये जो सेल का मास होता है ना, सो उससे डिफरेंट सेल्स जो हैं वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज जो होते हैं वो प्रोसेस को अंडरगो करते हैं एंड न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. These changes takes place in organized sequence referred to as development. एंड ये जो चेंजेस होते हैं ना एक इतने ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होते हैं जिसको क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं. However, regeneration is not the same as reproduction since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. अब ये जो regeneration है ना, ये reproduction के जैसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं ना जिनमें कैपेबिलिटी ही नहीं होती है. रियरली कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या एबिलिटी होगी कि उनके बॉडी पार्ट्स को कट कर दिया जाए एंड वो अगेन क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करे. अब आपने जो फ्रेगमेंटेशन पढ़ा वहां भी ये था, स्पाइरोगायरा को फ्रेगमेंट्स में कट किया तो वो न्यू फ्रेगमेंट जो है वो अगेन एक न्यू स्पाइरोगायरा में डेवलप हो जाते हैं. सेम रिजनरेशन में हो रहा है कि प्लेनेरिया के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहे हैं. बट डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि जो फ्रेगमेंटेशन है ना वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट रीजनरेशन क्या है, ग्रोथ है. सिंपली ग्रोथ ऑफ सम पार्ट ऑफ और द होल पार्ट ऑफ द बॉडी. कंपल्सरी नहीं है कि रिजनरेशन के टाइम पे ना कि पार्ट से पूरी बॉडी का ग्रोथ हो. समटाइम इट मे बी पॉसिबल कि सिर्फ हाफ ऑफ द बॉडी कैन बी डेवलप्ड बाय अ सिंगल पार्ट. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट सिमिलर टू फ्रेगमेंटेशन. एंड रिजनरेशन कब हो रहा है, एक्सीडेंटल ब्रेकेज वाले कंडीशन में होता है, बट फ्रैगमेंट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रॉपर. नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग. Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. तो हाइड्रा जैसा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनमें क्या होता है कि रिजेनरेटिव सेल्स होती है ना वो एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं. इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन outgrowth due to repeated cell division at one specific site. जैसे कि हाइड्रा में आप 8.4 फिगर में देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक आउटग्रोथ निकलता है जो कि बड में डेवलप होगा एंड फर्दर वो ग्रो हो जाता है किसमें, एक न्यू हाइड्रा में. दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन fully mature detach from the parent body and becomes new independent individual. So यहाँ पर क्या बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बर्ड से न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो रहा है कब, जब सेल डिवाइड होगा एंड देन उस कंडीशन में जब हाइड्रा कंप्लीटली मेच्योर हो जाता है सो वो एक टाइनी इंडिविजुअल के फॉर्म में बॉडी मेन हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से डिटैच होके इंडिपेंडेंटली एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करते हैं. सो ये सिंपल सी प्रोसेस हो गई बडिंग जो कि हाइड्रा में प्रेजेंट होती है. Then next one is vegetative propagation. Vegetative propagation में क्या है, there are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions. तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो पार्ट्स हैं, रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, अगर उनको प्लांट कर दिया जाए सॉइल में तो अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलने पर वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करने लगते हैं. Unlike in most animals, plants can indeed use such mode of reproduction. तो जैसे कि एनिमल्स में होते हैं ना डिफरेंट मोड्स हैं, प्लांट भी क्या है कुछ डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो कर सकते हैं. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses or grapes for agricultural purpose. तो ये जो vegetative propagation की प्रोसेस है ना ये intentionally कुछ plants को grow करने के लिए यूज की जाती है, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है sugarcane, rose, grapes and etc. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. So जो vegetative propagation से plants बनते हैं ना या plants produce होते हैं उनमें comparatively fruits and flowers जो हैं वो जल्दी आते हैं as comparison to those plants that develop from seed. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seed. And vegetative propagation एक और कहाँ पर important है,
ऐसे प्लांट्स में जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं या फिर जिनमें सीड जर्मिनेशन का टाइम बहुत ज्यादा होता है. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. And एक और क्या advantage हो जाता है कि जो vegetative propagation से plants produce होते हैं ना, उनमें genetically similar characteristics present होते हैं as comparison to those of the parent plant. क्लियर हुआ. सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और देख लेते हैं. क्या कि ये जो है मेनली दो टाइप का होता है. एक तो हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड दूसरा होता है क्या, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्लियर है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा कि जैसे नेचुरली यहाँ पर ब्रायोफाइलम लीव्स है, तो ब्रायोफाइलम लीव्स में क्या है, नेचुरली न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसे बोलते हैं क्या, टिश्यू कल्चर, जो यहाँ पर है. सो अब हम देखते हैं क्या एक्टिविटी 8.5. इसमें क्या है, टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व ए सरफेस. तो एक पोटैटो की सरफेस को ऑब्जर्व करना है. कैन नॉचेस बी सीन. सो आप पोटैटो की सरफेस जब देखोगे उसमें कुछ नॉचेस या फिर आई टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे. Cut the potato into small pieces such that some pieces contain a notch or bud and some do not. तो आपको पोटैटो के पीसेस कट करना है, देन ऐसे पीस रखना है कि कुछ पीसेस में नॉच प्रेजेंट हो एंड कुछ पीसेस में नॉच प्रेजेंट ना हो. Spread some cotton on a tray and wet it. Place the potato pieces on this cotton. Note where the pieces which
अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है अब क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने इसके पहले क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम पढ़ लेते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही होता है। सो वी आर ऑल्सो फेमिलियर विथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। सो हमें ऐसे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी पता है जहां पर दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं एक न्यू जनरेशन के फॉर्मेशन के लिए। Bulls alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce new chicks। तो कुछ एनिमल्स जैसे कि बुल्स या हैंस हैं, बिना एक दूसरे इंडिविजुअल के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि अलोन दे कैन नॉट फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। In such cases, both sexes, male and female, are needed to produce new generation. So उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स मेल एंड फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं न्यू जनरेशन की फॉर्मेशन के लिए। What is the significance of this sexual mode of reproduction? अब ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? Are there any limitation of the asexual mode of reproduction which we have been discussing above? तो हम जो asexual mode of reproduction इतना डिस्कस कर रहे थे अभी लास्ट 2-3 पेजेस में, तो उसके कुछ limitations भी हैं क्या? ये हम देख लेते हैं क्या, फर्स्ट कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें सबसे फर्स्ट चीज तो क्या है सेक्सुअल मोड में, कि डीएनए इन्वॉल्व होता है एज वेल एज सेल्यूलर अपैरेटस भी इन्वॉल्व है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होगा ना, उसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन यहाँ पर एक और क्या चीज है ना, कि गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट आएगा मेल से एंड फीमेल गैमेट आएगा फीमेल से। सो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनसे गैमेट्स आते हैं, जिससे कि कॉम्बिनेशन होता है जीन का एंड जेनेटिक वेरिएशन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड जो न्यू स्पीशीज का ओरिजिन है वो भी किस वजह से ही पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन दैट रिड्यूस द डीएनए मैटर्स टू हाफ, सो दैट zygote formed after fusion has a small amount of DNA as the parent. It maintains DNA in a species. सिंपली हो क्या रहा है कि जो डीएनए होगा, फर्स्ट क्या होगा ना, कि जो जायगोट है उसमें डीएनए का मैटर हाफ होता है जब फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, एंड देन जो डीएनए का अमाउंट है जब सेल फ्यूज होती है, फ्यूजन हो रहा है, उस टाइम पे अगेन जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सो अल्टीमेटली डीएनए का अमाउंट तो सेम होगा बट वेरिएशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सिंपली। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या है, सिग्निफिकेंस है। अब लिमिटेशंस क्या आ जाते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, कि इसमें जो डीएनए है वो कंबाइन हो रहा है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। सो काफी टाइम क्या होता है, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और अनडिजायरेबल फीचर्स हैं वो भी आ जाते हैं, सिंपली अनवांटेड फीचर्स जो काफी बार हार्मफुल भी होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं क्या टॉपिक है, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसकी क्या नीड है, द क्रिएशन ऑफ टू new cells from one involves copying of the DNA as well as the cellular apparatus। अब जो न्यू सेल्स का क्रिएशन हो रहा है ना एक ही ऑर्गेनिज्म से, उसमें क्या है, सबसे पहले तो होना है डीएनए कॉपी, देन सेल्यूलर अपैरेटस का फॉर्मेशन होना है। सो द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। सो जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है ना वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं हो सकता है, एंड द रिजल्टेंट अकर आर a source of variation in population of organism। so जो एरर्स होते हैं ना डीएनए कॉपी के टाइम पे, उनसे ही क्या है, पॉपुलेशन जो है ऑर्गेनिज्म की उनमें वेरिएशंस आते हैं। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, but in a population variation are useful for ensuring the survival of the species। तो जो हर एक इंडिविजुअल है उसको तो हम वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट पॉपुलेशन में वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस आ जाता है ना, कि ये सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज को इंश्योर करते हैं। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म कम अप विथ रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। तो अब वेरिएशन होने से क्या है, एडवांटेज है, दैट इज व्हाई ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की नीड है जिससे कि वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंक्रीज हो।
While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. तो DNA copying mechanism क्या है, absolutely accurate तो नहीं होता है, उसमें भी क्या है variations आ जाते हैं, बट वो इतने तो प्रिसाइज होते हैं जिससे कि जो जनरेशन है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन में जो भी वेरिएशन हो रहे हैं वो स्लो होते हैं एंड आइडेंटिफाइबल होते हैं. इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, मेनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेल्यूलर अपैरेटस एंड वुड डाई. बट अगर ये डीएनए कॉपिंग के टाइम पे जो मैकेनिज्म हो रहे हैं वो लेस एक्यूरेट है, एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाए, तो जो डीएनए कॉपी बनेगी ना रिजल्टेंट, उसमें क्या है वो कोऑर्डिनेटेड वे में सेल्यूलर अपैरेटस के साथ वर्क नहीं करेगा. सो अल्टीमेटली जो सेल है वो डाई हो जाएगी. सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप? तो जो वेरिएंट्स के मेकिंग प्रोसेस है उसको कैसे स्पीड अप किया जा सकता है? Each new variation is made in a DNA copy that already has variations accumulated from previous generation. So जो हर एक न्यू जनरेशन होती है ना वो किससे बन रही है? डीएनए कॉपी से बन रही है, जिसमें कि ऑलरेडी वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड होते हैं प्रीवियस जनरेशन के. Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variation. इसलिए जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं ना किसी भी पॉपुलेशन के, उनमें ना डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वेरिएशंस प्रेजेंट है एंड वो वेरिएशंस क्या है? एक्यूमुलेटेड होते हैं. सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशन आर इन लिविंग इंडिविजुअल, इट इज एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट. तो अब ये क्या है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनमें सर्वाइव करने के चांसेस को इंक्रीज करते हैं. बट अगर ज्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं एंड उस टाइम पे जो डीएनए है सेल अपैरेटस से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, उस टाइम पे सेल क्या होगी? डाई हो जाएगी. तो इसलिए जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं ना लिविंग इंडिविजुअल्स में, उनमें क्या होना चाहिए? इतनी एश्योरेंस होनी चाहिए कि वो कोई भी बैड इफेक्ट नहीं काउज करें. कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स. एंड देन अगर हम दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के वेरिएशन को कंबाइन कर लेते हैं ना, तो एक न्यू वेरिएंट का फॉर्मेशन हो जाता है. ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल. अब जो हर एक कॉम्बिनेशन होगा ना वो डिफरेंट होगा, नोवेल होगा, बिकॉज उसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं. द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. So ये जो reproduction होते हैं ना, sexual mode of reproduction, उसमें क्या हो रहा है कि DNA की जो कंबाइनिंग हो रही है दो डिफरेंट इंडिविजुअल से. तो दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा? दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल, एंड देन उन दोनों का डीएनए जो है वो कंबाइन होता है जिससे कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन है. बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी. अब इससे एक मेजर डिफिकल्टी आती है, वो क्या है? इन ईच न्यू जनरेशन, if each new generation is to be the combination of the DNA copies from the pre-existing individual, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. तो फिर इससे क्या होगा ना कि अब हर एक जनरेशन में न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है. तो दो इंडिविजुअल है, मेल एंड फीमेल, दोनों का डीएनए डबल होगा. सो डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल, ट्वाइस हो गया. यहाँ पर 2n हो गया डीएनए का अमाउंट. देन अगेन ये डिवाइड होगा तो 4n हो गया. तो ये जो डीएनए का अमाउंट है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या है? काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेल्यूलर अपैरेटस बाय द डीएनए. तो इससे क्या होगा? जो सेल्यूलर अपैरेटस का कंट्रोल है वो डिस्टर्ब होगा. हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी? सो ये जो डिफिकल्टी है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? We have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. तो क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज होता है तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज ही क्यों हो रहा है? बिकॉज स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineage of cell in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells.
सो क्या होगा ना कि जब हम देख रहे हैं कि इसके लिए एक जो सोल्यूशन है कि जहाँ पे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो हो रही है कि डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल होता जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करेंगे, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम करते हैं, एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो डीएनए का अमाउंट भी कम हो जाएगा, अमाउंट भी हाफ हो जाएगा नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के कंपैरिजन में, एंड दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। सो मियोसिस में क्या होता है ना, सिंपली ये जो सेल है मेल में एंड फीमेल में हो गया, ये हो गया अमाउंट ऑफ डीएनए। सो फर्स्ट मियोसिस की प्रोसेस में ये डिवीजन अंडरगो होगा, सो ये डिवाइड हो जाएगा n+n एंड n+n में, एंड देन ये जो n है मेल एंड फीमेल के जो जाइगोट्स का फॉर्मेशन हुआ है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये कंबाइन होंगे एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि होगा क्या, ऑफस्प्रिंग में। सो सिंपली सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है मियोसिस, उसके थ्रू क्या होता है, फर्स्ट क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट हाफ होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट हाफ होने से डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है, एंड देन आफ्टर फ्यूजन द अमाउंट विल बी इक्वल एज दैट ऑफ द पेरेंट। Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA contained in the new generation। इसी से क्या होता है कि जो germ cells होते हैं ना, वो दो इंडिविजुअल को कंबाइन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, एंड उससे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, एंड इससे ही क्या हो रहा है, रीएस्टैब्लिश हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स कि 23 पेयर्स। अब इन 23 पेयर्स में 22 पेयर्स तो सेम है मेल एंड फीमेल में, तो वो मेल एंड फीमेल में जो 23 पेयर्स सेम होते हैं ना, तो जब यहाँ पे मियोसिस डिवीजन है, ये थे 46 क्रोमोसोम, यहां पर सिर्फ कितने ही आते हैं, 22+1, एंड फीमेल में भी सेम होगा 22+1। सो ये हाफ आए, एंड देन अगेन जब फ्यूजन होता है तो फिर कितने आ जाते हैं, पूरे 46 क्रोमोसोम एक न्यू इंडिविजुअल में अगेन हो जाते हैं। नहीं तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अब अगर हाफ हो गए तो ऑफस्प्रिंग जो रहेगा उसमें हाफ क्रोमोसोम पहुंचे, तो ऐसे धीरे धीरे करके नंबर तो जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आफ्टर फ्यूजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए विल बी ऑल्सो बी इक्वल। If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this। तो zygote अगर grow कर रहा है ना एंड एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है जिसमें कि क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं, दैट मीन्स कि उसमें और क्या होना चाहिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। एक वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, इट इज सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट तो नहीं होते हैं, और में इवन भी सिमिलर, एंड काफी बार क्या है, सिमिलर भी होते हैं। बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। तो जब बॉडी डिजाइन क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जर्म सेल्स जो है वो भी क्या है, स्पेशलाइज हो जाती हैं। वन जर्म सेल्स is large and contains the food stores while the other is smaller and likely to be motile। तो जब जर्म सेल में क्या है, लार्ज रहेगी एंड उसमें फूड स्टोर रहेगा, जबकि जो दूसरी सेल है वो क्या रहेंगे, स्मॉलर है एंड वो मोटाइल होते हैं। Conventionally, the motile germ cell is called the male gamete and the germ cell containing the stored food is called the female gamete। तो जो दो germ cell हैं, मेल की germ cell में क्या है, मोटाइल होती है एंड उसको बोलते हैं मेल गैमेट, एंड फीमेल की जो जर्म सेल है वो क्या करती है, फूड को स्टोर करती है एंड उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस हाउ द नीड टू क्रिएट दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट गिव राइज टू डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इन सम cases difference in the bodies of the female and male and female organism। तो हम नेक्स्ट जो सेक्शन है ना, वहां पर ये डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस में ये जो दो डिफरेंट गैमेट्स हैं उनके प्रेजेंस से कैसे मेल एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं,
एंड इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से जो बॉडी है मेल एंड फीमेल की, उसमें भी काफी सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। क्लियर हुआ ना ये टॉपिक? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस आ गई, सिग्निफिकेंस आ गया। एंड यहाँ पर जो डीएनए कॉपीज हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है डबल हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पर चेंज है, क्योंकि डीएनए अगर डबल होता रहा तो रीजन हमने देख ही लिया है कि यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा डीएनए हो जाएगा जिससे सेल की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। दैट इज वाई डीएनए कॉपिंग इज नॉट द मेन फंक्शन स्टेप इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या है, पहले सेल स्प्लिट होती है, डीएनए हाफ होता है एंड देन फ्यूजन के बाद डीएनए जो है कंबाइन हो जाता है। क्लियर हुआ? अभी हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसका फर्स्ट हम देखते हैं कहाँ पर कि प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Let's see this topic. The reproductive parts of angiosperms are located in flowers. तो बेसिकली क्या है, आपने दो टाइप के प्लांट्स देखे होंगे, एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंड दूसरे होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड इनको हम क्या बोल सकते हैं, एंजियोस्पर्म्स या फिर नॉन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ना, उनमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एज दे हैव रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड उसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें क्या है, फ्लावर्स प्रेजेंट है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। तो ये जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स है ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्या सेपल्स होते हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स है, कार्पल्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, प्लांट के फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स। तो स्टेमन्स एंड देन पिस्टल्स, ये क्या है, प्लांट के जो फ्लावर होता है ना उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं। व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व। अब जो पेटल्स एंड सेपल्स हैं इनका फंक्शन क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना फ्लावर के, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। सो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट जो है फ्लावर का, उसका क्या फंक्शन है। क्या कॉमन पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। तो जो सेपल्स होते हैं ना, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो कि क्या करते हैं, इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो फ्लावर के इनर पार्ट्स हैं, और जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो ये ग्रीन सेपल्स जो है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आते हैं पेटल्स। तो पेटल्स क्या है, कलरफुल है एंड इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए। देन उसके बाद आता है स्टेमेंस। स्टेमेंस जो होते हैं एंथर एंड फिलामेंट, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एंड ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें की मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड हर एक जो स्टेमेन है उसमें क्या होगा, एक फिलामेंट होगा। फिलामेंट का मतलब है कि स्टॉक, एंड एंथर जो कि स्वॉलन पार्ट है। देन उसके बाद आते हैं क्या, कार्पल्स। तो कार्पल्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड ओव्यूल्स में ही क्या है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा जो कि टॉप स्टिकी पार्ट है, जो कि क्या करता है, पोलन ग्रेन्स रिसीव करता है पॉलिनेशन के टाइम पे। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे फिलामेंट एंड एंथर में, तो वो कहाँ पर जाते हैं, स्टिग्मा पे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देन उसके बाद होता है स्टिग्मा के बाद स्टाइल। स्टाइल जो है मिडिल लॉन्ग पार्ट है, एंड देन होता है क्या, ओवरी जो स्वॉलन पार्ट होता है जिसमें कि ओव्यूल्स होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स स्टाइल एंड ट्यूब से पास होते हुए ओवरी तक जाते हैं, एंड वहां पर फ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। एंड जो ओव्यूल है वहां पर क्या है, एग सेल है जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। अब कुछ फ्लावर्स जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब क्या है,
बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया कि हैविंग बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स, और ये पिस्टल्स है लिखा हुआ है यहाँ पर, बट मतलब क्या है कार्पल्स। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम हिबिस्कस, मस्टर्ड। बट कुछ फ्लावर्स जो यूनिसेक्सुअल है, दैट इज दे हैविंग आइदर स्टेमन्स और कार्पल्स। यहाँ पर हम और डिटेल में देख लेते हैं कि ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अब होती कैसे है। सो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया। स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर व्हिच कंटेन्स द जर्म सेल्स। स्टेमन्स एंड पिस्टल्स और कार्पल्स में क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एंड जर्म सेल्स प्रेजेंट है। व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व। पेटल्स एंड सेपल्स का फंक्शन भी हमें पता चल चुका है। The flower may be unisexual, papaya, watermelon when it contains either stamen or pistil। तो अगर स्टेमिन है या फिर पिस्टिल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। एंड बाइसेक्सुअल किस कंडीशन में होगा, हिबिस्कस, मस्टर्ड व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमिन्स एंड पिस्टल्स। तो अगर स्टेमिन्स एंड पिस्टल्स दोनों हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट बाइसेक्सुअल होगा। Stamens is male reproductive part and it produce pollen grain that are yellowish in color। तो जो pollen grains produce होते हैं वो कहाँ से produce होते हैं, male reproductive part से, and yellowish color के होते हैं। You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hand if we touch the stamen of a flower। तो ये जो येलोइश पाउडर होता है ना, ये क्या है, हैंड से स्टिक कर जाता है। जब भी आप अगर फ्लावर को स्टेमिन को टच करोगे ना तो आपके हैंड में कुछ स्टिकी सब्सटेंस आता है, वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट एंड ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। The swollen bottom part is the ovary, middle elongated part is the style and the terminal part which may be sticky is the stigma। So 3 part जो है वो क्या है, ovary, style and stigma। The ovary contain ovules and each ovule has an egg cell। जितने भी ovary है ना उनमें क्या होता है, egg cell present होते हैं and ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल में क्या होती हैं, एग सेल्स होती हैं। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय pollen grain fused with the female gamete present in the ovule। so female gamete जो present होता है ना ovule में, that means कि egg cell उसके साथ क्या fuse होते हैं, pollen grains। this fusion of the germ cell or fertilization gives us the zygote which is capable of growing into a new plant। so यहाँ पर जो fusion हो रहा है ना germ cells में एग सेल एंड पॉलन ग्रेन्स का, उससे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, एंड उसके बाद जो जायगोट का फॉर्मेशन है होता है, उससे एक न्यू प्लांट का भी फॉर्मेशन होगा। Thus, the pollen needs to be transferred from the stamens to the stigma। इसीलिए pollens का क्या है, stamens to stigma तक ट्रांसफर होना होता है। If this transfer of pollen occurs in same flower, it is referred to as सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये जो pollen grains का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी थ्रू स्टाइल, वो क्या हो जाएगा, एक ही फ्लावर में अगर हो रहा है तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ द pollen is transferred from one flower to another, it is known as क्रॉस पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन जो है बेसिकली 2 टाइप का होता है। इन केस अगर ये सेम फ्लावर में हो रहा है, पॉलिनेशन की प्रोसेस तो समझ आई ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू द ओवरी, स्टेमन टू द स्टिग्मा, तो वो हो गया क्या, पॉलिनेशन। बट अगर ये सेम फ्लावर में होता है तो ये हो गया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड अगर 2 डिफरेंट प्लांट्स में होता है तो हो गया क्या, 2 डिफरेंट फ्लावर्स में होता है तो हो गया क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। This transfer of pollen grain from one flower to another is achieved by agents like wind, water और animals। but अगर ये क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ना वो डिफरेंट वेज में होता है, आइदर विंड के थ्रू, वाटर और एनिमल्स के थ्रू जो pollen grains है वो ट्रांसफर होते हैं। After the pollen lands on a stable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary। but अब जब स्टिग्मा पर आ गया है pollen grain, तो उसके बाद कहाँ तक जाना होता है, ओवरी तक जाना होता है। For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary। तो उसके लिए क्या है, pollen grain से एक ट्यूब राइज होती है एंड वो कहां तक जाती है, ओवरी तक। अब पॉलिनेशन जो हमने पढ़ा है, सिंपली पॉलिनेशन की डेफिनेशन कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए सिंपल डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा
of a plant is of a flower is called as pollination. कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है pollen grain का, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंथर में होते हैं. सो आइदर आप बोल सकते हो फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. Transfer of pollen grain is called transfer of pollen grain between these two is called as pollination. Self pollination कहाँ होगा, जब सेम फ्लावर के स्टेमन से स्टिग्मा तक pollen grains ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन. एंड दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में अगर ये पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन के बाद आती है क्या, fertilization. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo within the ovules. Fertilization का मतलब क्या है, fertilization में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है जिससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है. एंड ये प्रोसेस कब होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है ये सिर्फ. तो जैसे ही पॉलिनेशन होगा, स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच गए तो उसके बाद ओवरी तक भी जाएंगे एंड वहां पर क्या प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की होगी. सो फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. एंड जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो जायगोट है ना वो काफी बार डिवाइड होके एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगता है ओव्यूल के अंदर. द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड. सो ओव्यूल्स में इतना सारा डिवाइड हो रहा है, सो उसके सराउंडिंग में क्या है, कोट का डेवलपमेंट हो जाता है जो कि इवेंचुअली एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है. द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट. एंड ओवरी क्या है, ग्रो करती है एंड फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, राइप हो जाती है. मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा में shrivel and fall off. So अब बाकी के जो पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, या तो वो फॉल ऑफ हो जाते हैं या फिर ड्राई हो जाते हैं. Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? So आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कोई प्लांट पार्ट फ्रूट में बाद में भी दिख रहा हो, फ्रूट राइप हो गया है, फ्लावर जो है ओवरी, फ्लावर में जो ओवरी थी वो फ्रूट में राइप हो गई, स्टिल जो फ्लावर के पार्ट है वो दिख रहे हो. ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट. सो अब यहाँ पर क्या बताना है, सीड फॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो बताना है. द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. सो जो सीड है ना उनमें क्या है, फ्यूचर का प्लांट है और एम्ब्रियो होता है जो कि एक न्यू सीडलिंग में जब डेवलप होता है अप्रोप्रिएट कंडीशन में, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, जर्मिनेशन. सो जर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सीड. और जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या है, जो सीड है वो डेवलप हो रहा है. तो ये प्रोसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. अब इसके अलावा हम जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, दैट मीन्स की फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद ये ओव्यूल्स एंड सीड कोट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये एक टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है. तो हम इस प्रोसेस को, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है ना, ये डबल फर्टिलाइजेशन भी है. डबल फर्टिलाइजेशन है उसको हम समझ लेते हैं. एंड ये क्वेश्चन आइदर आप अभी लिख लो, नहीं तो मैंने जैसा बोला हुआ है कि एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिखेंगे ही, तो आप वहां लिख सकते हो. डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम समझ रहे हैं, यू कैन राइट द आंसर ऑल्सो. तो पॉलन ट्यूब से क्या है, पॉलन ट्यूब से रिलीज होते हैं 2 मेल जर्म सेल्स ओव्यूल में. वन ऑफ देम फ्यूज विथ फीमेल जर्म सेल. फीमेल जर्म सेल कहाँ होता है, वी कैन ऑल्सो सी इन दिस डायग्राम. सो हाँ, पॉलन ट्यूब से क्या हुआ, 2 जर्म सेल्स रिलीज हुए एंड जो एक जर्म सेल है वो क्या करेगा, ओवरी में फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा. एंड देन वो क्या है, डेवलप होगा बेबी प्लांट में, दैट मीन्स की एम्ब्रियो. एंड इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये फ्यूजन की जो प्रोसेस हो रही है वो हो गई सिनगेमी. अब दूसरा जो मेल जर्म सेल है ना वो क्या करेगा, फ्यूज होके 2 पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा एंड इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. सो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हो रहा है ना, 2 बार फ्यूजन हो रहा है एंड दैट इज वाई इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. एक बार तो क्या हुआ, 1 मेल जर्म सेल एंड अनदर फीमेल जर्म सेल फ्यूज होते हैं ओवरी में एंड उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. एंड सेकेंड स्टेप में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है. तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन.
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस हो रहे हैं कि जायगोट सेवरल टाइम डिवाइड होता है एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है ओव्यूल्स में। तो ओव्यूल जो है वो डेवलप होते हैं, कोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी रैपिडली ग्रो करती है एंड फ्रूट में कन्वर्ट होती है। सीड और उसके पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? जो एडवांटेज ऑफ सीड है दैट मीन्स कि वो प्रोटेक्टेड होता है क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग है, तो कोटिंग है तो वो प्रोटेक्टेड होगा एंड देन उसके बाद जर्मिनेशन के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। सीड के दो पार्ट्स होते हैं, एक हो गया कॉटिलिडन एंड दूसरा होता है क्या? एम्ब्रियो। तो कॉटिलिडन क्या करता है? फूड स्टोर करने का वर्क करता है एंड जो दूसरे पार्ट है प्लूम्यूल एंड रेडिकल वो क्या करते हैं? रूट एंड शूट में ग्रो कर जाते हैं। प्लूम्यूल क्या है? अपर साइड है एंड डेवलप होगा शूट में एंड रेडिकल जो है वो फ्यूचर रूट में होता है। तो ये जो दो पार्ट होते हैं ना प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये सीड जर्मिनेशन के टाइम पे डेवलप होते हैं एंड रूट एंड शूट का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ एक्टिविटी 8.7, soak a few seed of Bengal gram चना and keep them overnight। So Bengal gram जो है उनके overnight उसको water में soak करना है। Drain the excess water and cover the seed with a wet cloth and leave them for a day। So उसके बाद क्या करना है? जो excess water है उसको remove करना है, seeds को wet cloth में रखना है पूरा day के लिए। Cut open the seeds carefully and observe different parts। अब जो seed है उसको कट करके ओपन करना है एंड उसके different parts को carefully observe करना है। Compare your observation with the figure 8.9 and see if you can identify all the parts। अब उसके बाद क्या करोगे आप कि जितने भी जो parts हैं उनको identify करना है, observe करना है, compare करना है। सो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि जो टू कॉटिलिडन्स होते हैं ना सीड के, वो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल एंड प्लूम्यूल, क्योंकि जब वाटर में रहा ना सीड तो उस टाइम पे क्या है? जर्मिनेट हुआ एंड प्लूम्यूल एंड रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो क्यों हुआ ये वाटर में सोक करने पर? तो वाटर में सोक करने पर ना क्या करता है सीड अपनी जो डोरमेंसी पीरियड है वो ब्रेक कर देता है एंड ग्रो करने लगता है। सो स्मॉल वाइट टिप इमर्ज होती है सीड से जिसको बोलते हैं रेडिकल, जो कि लेटर ऑन कन्वर्ट होती है रूट में। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, अनदर वाइट स्ट्रक्चर दिखने लगता है जो कि सीड से ही अराइज हो रहा है एंड उसको क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। एंड प्लूम्यूल क्या है? लेटर बिकम्स इनटू ग्रीनिश एंड डेवलप इनटू शूट। तो फर्स्ट किसका फॉर्मेशन होगा? रेडिकल एंड रूट्स का, एंड देन फॉर्मेशन होगा किसका? प्लूम्यूल एंड शूट का। तो ये सिंपली एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि प्लांट्स जो हैं सीड से भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इफ they are developing from any other part than seed, then it is called as asexual reproduction or vegetative propagation। So this was all about the sexual reproduction in flowering plants। इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। So far, we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction। तो जो अलग अलग organisms की species हैं, whether it is a plant or a primitive animal or simpler organism, उनमें क्या है? different modes of जो reproduction है वो present होते हैं। Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans। अब ये जो species है ना, इसमें हम सबसे ज्यादा interested in human beings because we are humans। तो humans में कैसे reproduction होता है ये सबसे interesting चीज हो जाती है। ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस क्या यूज करते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है बिकॉज ह्यूमंस का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। हाउ दिस प्रोसेस वर्क? अब ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है? तो लेट अस बिगिन एट एन एपरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। अब एक अनरिलेटेड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस नो दैट अवर बॉडी चेंज एज वी बिकम ओल्डर। सो जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। वी हैव लर्न्ड चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अवर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8 ऑल्सो। एंड हमने क्लास 8 में एडोलेसेंस चैप्टर में ये भी पढ़ा हुआ है कि कैसे जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो क्या है? काफी मतलब बॉडी में काफी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। वी नोटिस दैट अवर हाइट हैज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। तो हाइट में इंक्रीज होता है। वी एक्वायर टीथ, वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू वंस। तो मिल्क टीथ जाते हैं एंड उसकी प्लेस पे क्या आ जाते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं। सो ये सारे जो चेंजेस हैं हम बचपन से ही ऑब्जर्व करते आ रहे हैं।
All of these are changes that can be grouped under the general process of growth. And ये जो सारे changes हैं उनको हम किसके अंडर में रखते हैं, जो growth की एक general process है उसमें included है, in which the body becomes larger. And उस पैटर्न में क्या हो रहा है, बॉडी जो है उसका साइज इंक्रीज होता है. बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स that cannot be explained simply as a body enlargement. बट जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस आते हैं या टीनेज ईयर्स में चेंजेस आते हैं ना, उनको हम सिंपली ग्रोथ से रिलेट नहीं कर सकते हैं या फिर बॉडी एनलार्जमेंट से रिलेट नहीं किया जा सकता. इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, बिकॉज उसमें क्या होता है, बॉडी सिर्फ एनलार्ज नहीं हो रही है बट बॉडी में अपीयरेंस में भी चेंजेस आते हैं. प्रोपोर्शन चेंजेस, न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो डू न्यू सेंसेशन. सो क्या है, न्यू फीचर्स का डेवलपमेंट होता है, न्यू प्रोपोर्शंस का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू प्रोपोर्शंस जो है वो चेंज हो जाते हैं एंड न्यू सेंसेशन डेवलप होती है. सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. We begin to notice thick hairs growing in new parts of the body such as armpits and the genital areas between the thighs, which can also become darker in colors. तो क्या होता है, कुछ चेंजेस तो बॉयज एंड गर्ल्स में कॉमन होते हैं, जैसे कि जेनाइटल एरियाज में जो हेयर की ग्रोथ है या फिर आर्मपिट्स में जो हेयर की ग्रोथ है, देन जेनाइटल एरिया डार्क हो जाता है, वहां के हेयर का कलर भी जो है डार्क रहता है. थिनर हेयर्स कैन ऑल्सो appear on the legs and arms as well as on the face, and even face, hands and arms and legs पे भी क्या होता है, thin hairs appear होने लगते हैं. The skin frequently become oily and we might begin to develop pimples. And particularly teenage age में क्या होता है ना, skin oily हो जाती है and pimples भी आ जाते हैं. We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in new ways. So हम क्या होता है ना, उस एज में कॉन्शियस हो जाते हैं एंड अपनी बॉडी को लेके काफी ज्यादा अवेयरनेस होती है, साइड बाय साइड कॉन्शियसनेस होती है कि हाउ वी आर लुकिंग एंड नॉट ओनली अवर सेल्फ, हम दूसरों की बॉडी के लिए भी क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं एंड अवेयर होते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. अब ये तो हो गए क्या कॉमन सिमिलर चेंजेस हैं, बट बॉयज एंड गर्ल्स में क्या है, कुछ डिफरेंट चेंजेस भी होते हैं. इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज विथ डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट. सो गर्ल्स में ये क्या चेंजेस होता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना एंड देन जो निपल्स की स्किन है वो डार्क हो जाती है. ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, एंड इस टाइम पे अराउंड टीनेज का जो टाइम होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी स्टार्ट हो जाती है. बॉयज बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक. सो बॉयज में क्या होता है, एडम्स एप्पल जो वॉइस बॉक्स है उसमें चेंजेस आते हैं, दैट इज वाई वॉइस चेंज होती है एंड फेस पे भी हेयर्स की ग्रोथ आने लगती है. फर्दर द पेनिस occasionally begin to become enlarged and erect either in daydreams or at night, and penis का साइज भी क्या है, enlarge and erect हो जाता है. All of these changes takes place slowly over a period of month and years, and ये जो changes हैं ये एकदम suddenly नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं slowly over ये around month और years लेते हैं. They do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at exact age. and ये जो changes आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा कि exact age पे सारे persons में ही एक ही time पर हो रहे होंगे, ये different time पे vary करता है. In some people they happen early and quickly, while in other they also happen slowly. so कुछ person में क्या होगा, बहुत ही quickly early age पर आ जाते हैं and कुछ persons में काफी late हो जाते हैं. Also, each change does not become complete quickly either, and ये जो changes है ना, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही जल्दी ही quickly complete हो जाएगा. So, for example, thick hairs on the face in boys appears as a few scattered hair first, and only slowly does the growth begins to become uniform. तो जैसे अगर बॉयज की बात की जाए ना, तो फेस पे पहले स्कैटर्ड हेयर्स दिखेंगे, देन उसके बाद यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है फेशियल हेयर्स की, जो कि क्या कन्वर्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली बियर्ड्स में. Even so, all these changes show difference between people, and ये जो changes है ना, ऐसा नहीं है कि सारे people में आ रहे हैं ना, सारे और teenagers में आते हैं तो सभी का appearance same हो जाएगा. ये सारे changes के बाद भी सबका appearance जो होता है वो भी different होता है. Just as we have differently shaped nose or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. So जैसे कि face पे nose, fingers, face पे fingers नहीं है, but face पे nose, eyes, lips, ये सब shape different
डिफरेंट होता है, फिंगर्स का साइज एंड शेप डिफरेंट होता है, वैसे ही ग्रोथ का फेस पे जो हेयर ग्रोथ है उसका पैटर्न डिफरेंट होगा। इवन द बॉडी हेयर्स जो होते हैं ना उसका पैटर्न भी डिफरेंट होता है। देन पेनिस एंड ब्रेस्ट का साइज एंड शेप भी होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। All these changes are aspects of the sexual maturation of the body, and ये जितने भी changes जो हो रहे हैं ना बॉडी से रिलेटेड वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मैचुरेशन से रिलेटेड है। Why does the body show sexual maturation at this age? अब बॉडी में जो सेक्सुअल मैचुरेशन है वो इस पर्टिकुलर टीनेजर एज पे ही क्यों आती है? We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function. So हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। So इसीलिए क्या है, चेंजेस आते हैं बॉडी में। The creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plant develop special cells and tissue types to create them. तो क्या होता है ना कि जो germ cell का creation हो रहा है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड एक और जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो क्या दिखता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें स्पेशल सेल डेवलप होती हैं एंड टिश्यूज होते हैं जो कि एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पस। तो ह्यूमंस में भी स्पेशल टिश्यूज होते हैं इस पर्पस के लिए जो कि न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, अब जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ना वो एडल्ट साइज में ग्रो कर रही है। द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। तो जो बॉडी के रिसोर्सेज होते हैं ना वो उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए लग जाते हैं। While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. अभी ये जो सब हो रहा है ना कि ग्रोथ हो रही है, बॉडी एडल्ट साइज में जब ग्रोथ हो रही है तो बॉडी की ग्रोथ को अचीव करने के लिए बॉडी परफॉर्म कर रही है, रिसोर्सेज अचीव कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ जो मैच्योरेशन है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का वही एक मेजर प्रायोरिटी हो जाए। Thus, as the rate of the general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called puberty. And जो रेट होता है ना बॉडी का ग्रोथ का वो जो भी स्टार्ट हो रहा है वो स्लो डाउन होने लगता है। तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू क्या है, मेच्योर होने लगेंगे। जब ग्रोथ स्लो डाउन होगी तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट मीन्स कि मेच्योर हो गए। एंड ये जो पीरियड होता है ना एडोलेसेंस का उसे ही प्यूबर्टी बोलते हैं। जो बिगनिंग पीरियड है वहां पर टीनेजर है एंड देन जब मेच्योर होने लगते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू वो पीरियड क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी। सो How do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? तो हम ये जितने भी जो changes पढ़ रहे हैं वो reproductive process से कैसे linked है? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. तो हमें ये तो याद रखना चाहिए कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसका मतलब क्या होता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं ना टू इंडिविजुअल के वो टुगेदर ज्वाइन होते हैं। This can happen by the external release of germ cells from the bodies of individuals as happens in the flowering plants. And ये क्यों हो रहा है, जैसे कि plants में flowering plants में जर्म सेल का रिलीज हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं एंड देन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं ना। सो और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर for internal transfer of germ cells for fusion as happens in many animals. So plants में क्या है, pollen grains transfer हो रहे हैं फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा। ये इसका दूसरा वे क्या है, जैसे कि एनिमल्स में होता है जो इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स का ट्रांसफर होना क्यों है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बॉडीज को ज्वाइन करके ये इंटरनल ट्रांसफर हो सकता है जर्म सेल का, जैसे कि एनिमल्स में होता है। इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल बाय अदर इंडिविजुअल्स। अब जब एनिमल्स इस मेटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो एटलीस्ट एनिमल्स उस स्टेज पर हो जहां पर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. अब puberty के टाइम पे जो changes होते हैं ना वो कुछ ऐसे signals होते हैं, क्या शो कर रहे हैं वो sexual maturation को शो करते हैं। जैसे कि hair growth जो आती है, hair growth pattern है वो भी क्या शो करता है, एक टाइप से sexual maturation को शो करता है।
On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis when it is capable of becoming erect. So अब दूसरे साइड पे अगर ह्यूमंस की बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है, जर्म सेल के ट्रांसफर के लिए ह्यूमंस में क्या रिक्वायर्ड होता है, स्पेशल ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होती है सेक्सुअल एक्ट के लिए, जैसे कि मेल में क्या, पेनिस, एट विच कंडीशन, व्हेन इट कैन बिकम इरेक्ट. In mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. So humans में, mammals में क्या हो रहा है, not only in humans but in mammals, बेबी कहाँ पर कैरीड आउट होता है, मदर्स बॉडी में काफी टाइम के लिए कैरी आउट होता है एंड देन उसके बाद ब्रेस्ट फीड के थ्रू वो ग्रोथ होती है उसमें. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मेच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे उसके बाद ब्रेस्ट है, तो ये क्या होता है, जो पॉसिबिलिटीज है ना, इन्फेंट होगा उसमें, मेच्योरेशन होगा, सो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं. लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें क्या सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो अभी नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The male reproductive system consists of portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. So male reproductive system में क्या क्या portions होते हैं, एक तो जहाँ पर germ cell का production होता है and second one is कि ऐसा पोर्शन है जो जर्म सेल को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक क्या करता है, डिलीवर करता है, बिकॉज ये जर्म सेल ही क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. दैट इज वाई इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक ट्रांसफर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिर्फ जर्म सेल का फॉर्मेशन या फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इनफ नहीं होता. सो अब हम ये देखते हैं कि जर्म सेल का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, दैट मीन्स की फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर करने के लिए और डिलीवर करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है. सो द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. तो जर्म सेल्स, जो मेल जर्म सेल्स हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं एंड इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है. दीज आर लोकेटेड outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. सो टेस्टिस की लोकेशन कहाँ पर है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड जो स्क्रोटम है वहां पर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं एंड इसका स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पर एक मेन फंक्शन हो जाता है क्या, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना. बिकॉज टेस्टिस का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली लोअर होता है. वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर एंड हमने लास्ट चैप्टर जहां हार्मोन्स के बारे में पढ़ा हुआ था, सो वहां एक हार्मोन आया था टेस्टोस्टेरोन. सो वो भी कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से ही रिलीज होता है. और टेस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या जरूरी है कि पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, स्क्रोटम में, इन द एब्डोमिनल कैविटी. स्क्रोटम में लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि क्यों रिक्वायर्ड है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, एंड जो मेल जर्म सेल्स हैं उनको ही स्पर्म बोलते हैं. In addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. So, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना उसका सिर्फ फंक्शन क्या है, सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन एक अकेला फंक्शन नहीं, उसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी बॉयज में चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स की फेशियल हेयर, जेनाइटल हेयर्स एंड जो वॉइस में चेंजेस आ रहे हैं वो सब के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस व्हिच यूनाइट्स अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. देन जो स्पर्म्स फॉर्म हुए वो कहाँ डिलीवर होते हैं, वास्ट डिफरेंस जो अनदर ऑर्गन है ये क्या करती है, स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ट्रांसफर करती है. एंड यहाँ पर देखो आप, वास्ट डिफरेंसेस जो ट्यूब है वो क्या करेगी, यूरेथ्रा तक स्पर्म्स को ट्रांसफर कर रही है. द यूरेथ्रा thus forms a common passage for both the sperms and the urine. एंड यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज होता है स्पर्म एंड यूरिन बोथ के लिए. Along the path of the vas deferens, glands like the prostate and the seminal vesicles add their secretion so that the sperms are now in a fluid mix
which makes their transport easier and this fluid also provide nutrition. सो यूरेथ्रा का फंक्शन क्या हो गया, कॉमन पैसेज है स्पर्म एंड यूरिन के लिए. उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, वो क्या करते हैं, कुछ सीक्रीशंस है उसको सीक्रेट करते हैं जो कि स्पर्म को नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. साइड बाय साइड ट्रांसपोर्ट को भी, जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन है उसको इजी बनाता है. द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. एंड जो स्पर्म है वो क्या है, एक टाइनी बॉडी है, वो अपने आप में ही एक सिंगल सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड जो लॉन्ग टेल है स्पर्म में वो क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है. बिकॉज हमने इस चैप्टर में अर्लियर पढ़ा हुआ है कि जो दो जर्म सेल्स हैं उनमें से एक मोटाइल होता है जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दूसरा जो नॉन मोटाइल है वो फूड प्रोडक्शन एंड फूड स्टोरेज के लिए है. सो मेल जर्म सेल क्या है, मोटाइल होता है एंड वो कैसे है, बिकॉज उसमें लॉन्ग टेल प्रेजेंट है. सो ये तो हो गया किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब नेक्स्ट है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवेरीज. सो फीमेल में जो जर्म सेल या एग हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ओवरीज में. तो फीमेल में भी क्या है, अ पेयर ऑफ ओवरी इज present. They are also responsible for the production of some hormone. But जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म के अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहा है स्पर्म टेस्टिस से, वैसे ही फीमेल में भी ओवरी से एग का फॉर्मेशन तो होगा बट साइड बाय साइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी होता है. लुक एट फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वेरियस ऑर्गन्स है यहाँ पर गिवन है. फर्स्ट वन इज ओवरी. ओवरी में क्या हो रहा है, एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है. देन उसके बाद आता है क्या, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. सो ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, दे रिसीव एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर्ड इट टू यूटेरस. And fertilization, that is the fusion of male and female gamete, takes place in the fallopian tube or oviduct. So ये क्वेश्चन काफी कॉमन है कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है, दैट मीन्स कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है. सो ओवरीज में जो एग फॉर्म हुए फेलोपियन ट्यूब से पास होते हुए कहाँ पर जाते हैं, यूटेरस में जाते हैं. यूटेरस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली. इन केस अगर ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सो यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट भी नहीं होगा. सिर्फ इन दैट केस व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर देन यूटेरस में क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होता है. एंड यूटेरस कहाँ पर ओपन होता है, वेजाइना में थ्रू सर्विक्स. सो ये हो गया क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature egg. तो गर्ल जब बॉर्न होती है ना, सो ओवरीज में ऑलरेडी इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं. बट ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग. बट जब प्यूबर्टी किए जाती है ना, उसी टाइम पर क्या है, एग्स मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं. वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज. तो दो ओवरीज प्रेजेंट है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है ना, सो उनमें से एक ओवरी से एटलीस्ट एक एग का प्रोडक्शन हर मंथ होता है. द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब. फिर ये जो एग है ना वो ओवरी से कैरी आउट हो जाता है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू. The two oviduct unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. And जो two oviducts होते हैं ना वो unite होके एक bag-like structure uterus का formation करते हैं. The uterus opens into the vagina through the cervix. And uterus की opening कहाँ पर होती है, vagina में, and इसके बीच में क्या आ जाता है, cervix. The sperm enters through the vaginal passage during sexual intercourse. तो sperm की entry कहाँ होती है, vaginal passage में. They travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg. And then वो upward travel करके कहाँ तक जाते हैं, ओविडक्ट, दैट मीन्स की फेलोपियन ट्यूब तक, जहां पर एग के कांटेक्ट में आके फर्टिलाइजेशन हो सकता है. द फर्टिलाइज्ड
egg, zygote starts dividing and form a ball of cell और embryo. अब ये जो fertilized egg होते हैं ना, sperm and ovum से मिलके जो zygote बन रहा है, वो क्या करते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं. द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस. एंड देन जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर आ जाता है, यूटेरस के में होता है एंड वहां पे जो लाइनिंग बन जाती है ना, ब्लड की लाइनिंग होती है, वो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिससे जाइगोट जो है एम्ब्रियो बना एंड देन एम्ब्रियो में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लगता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फीटस में. वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो ये क्या है, एक नेचर का ही क्रिएशन है कि मदर की बॉडी इस टाइप से डिजाइन होती है कि वो बेबी के और चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. हेंस द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. तो इसीलिए क्या होता है, यूटेरस में ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिससे कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिले एंड एम्ब्रियो ग्रो करने के लिए वो नर्चर हो. द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. तो जो यूटेरस की लाइनिंग होती है ना, वो ब्लड से बहुत ज्यादा प्रॉपरली सप्लाइड होती है एंड ब्लड से ही क्या है, नरिशमेंट मिलता है, क्योंकि जो भी फूड मटेरियल्स हैं या फिर ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू आते हैं, ब्लड के थ्रू आते हैं. तो क्या है, एम्ब्रियो को उससे नरिशमेंट मिलता है एंड एम्ब्रियो देन ग्रो करने लगता है. द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. अब ब्लड से जो नरिशमेंट मिल रहा है ना, न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो एक स्पेशल टिश्यू के थ्रू मिलता है एंड उस टिश्यू को बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा. दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल्स. एंड ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, यूटेरिन वॉल्स में सिचुएटेड है. इट कंटेन्स वाइली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यूज. एंड इसमें भी क्या है, वाइलीज प्रेजेंट होते हैं जहां पर एम्ब्रियो एंड टिश्यू का कॉन्टैक्ट है. ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द वाइली. एंड मदर्स की साइड पर क्या है, ब्लड स्पेसेस हैं जो कि अगेन वाइली से सराउंडेड होती हैं. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to the embryo. एंड यहाँ पर वाइली प्रेजेंट होने का रीजन क्या है, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो एंड मदर टू एम्ब्रियो जो कि न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे न्यूट्रिशन प्रॉपरली अब्सॉर्ब हो पाए. The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. अब जब फीटस को या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होगा. सो जो वेस्ट सब्सटेंस जनरेट होता है वो मदर ब्लड में आ जाता है प्लेसेंटा की हेल्प से. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months. एंड जो चाइल्ड का डेवलपमेंट मदर के इनसाइड होता है ना, उसमें कितना टाइम लगता है, 9 months का टाइम लगता है. एंड ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता है. ह्यूमन बींग्स में ये 9 month है एंड एनिमल्स में ये डिफर कर सकता है. द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस. एंड जब चाइल्ड का बर्थ होता है, चाइल्ड बॉर्न होता है, उस टाइम पे क्या है, यूटेरस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन होता है. उससे ही क्या है, चाइल्ड बॉर्न होता है. क्लियर हुआ? तो अभी हमने पढ़ा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे स्टेप्स बाय स्टेप चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. फर्स्ट क्या हुआ, एग्स फर्टिलाइज्ड हुए, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो फीटस में डेवलप होता है एंड देन अल्टीमेटली फीटस जो है वो चाइल्ड की फॉर्म में बर्थ ले लेता है. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है सो क्या होगा, If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. अगर egg fertilize नहीं हो रहा है तो वो about कितना टाइम रहता है, 1 day के लिए रहता है. Since the ovary releases 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. अब ओवरी तो क्या है, फर्टिलाइज हो या ना हो एग तो रिलीज करेगी एंड जब एग रिलीज हो रहा है तो यूटेरस को भी क्या है, हर मंथ प्रिपेयर तो करना पड़ता है एग को रिसीव करने के लिए. Thus, its lining become thick and spongy. इसीलिए यूटेरस की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. So ये क्यों जरूरी है,
इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलना चाहिए ना, इसीलिए क्या है यूटेरस की लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है. नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, बट इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ये लाइनिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है. सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस. तो इसी वजह से जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना तो यूटेरस पे जो लाइनिंग डिपॉजिट हो जाती है वो ब्रेक डाउन होती है एंड वजाइना के थ्रू ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में बाहर आती है. दिस साइकिल takes place roughly every month and is known as menstruation. And यही जो साइकिल है, when the egg is not fertilized, blood comes out through the vagina, यही प्रोसेस क्या होती है, साइकिल जो है every month, menstruation. It usually lasts for about 2 to 8 days and इसका टाइम कितना होता है, 2 to 8 डेज होता है. एंड जनरली ये रिपीट करना टाइम में होती है 28 डेज में. क्लियर हुआ. नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. So क्या हो रहा है ना कि किसी भी बॉडी में सेक्सुअल मैचुरेशन तो हो ही रही है जनरल बॉडी ग्रोथ के साथ साथ. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having and bringing up children. तो बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि बॉडी ग्रो कर रही है, सेक्सुअल मैचुरेशन आ रहा है, बॉडी डेवलप हो रही है, दैट मीन्स कि सेक्सुअल एक्ट के लिए भी बॉडी जो है वो रेडी है. हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये कैसे डिसाइड होगा कि बॉडी इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है. All of us are under many different kinds of pressures about these issue. So हर एक पर्सन जो है वो इस इशू से रिलेटेड काफी सारे प्रेशर में होता है. There can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want to do or not. So क्या है, कई बार फ्रेंड्स का प्रेशर होता है कि इस टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका विलिंगनेस हो या ना हो. There can be pressure for families to get married and start having children. कई बार क्या होता है, फैमिली से प्रेशर होता है मैरी होने के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए. There can be pressure from government agencies to avoid having children. कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज ये प्रेशर करते हैं कि चिल्ड्रंस को नहीं करना है. In this situation, making choices can become very difficult. And इस कंडीशन में क्या हो जाता है ना, डिफरेंट प्रेशर जब होता है सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चॉइस को मेंटेन करना. We must also consider the possible health consequence of having sex. तो क्या होता है ना कि पॉसिबल जो भी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको भी कंसिडर करना होता है. We have discussed in class 9th that disease can be transmitted from person to person in a variety of ways. So class 9th में जब हमने डिसीजेस के बारे में पढ़ा हुआ था ना, so वहां पर डिसीज ट्रांसमिशन का एक वे क्या था, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स. Since the sexual act is very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. So ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि डिसीजेस जो है वो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती हैं. These includes bacterial infections such as gonorrhea and syphilis. And इसमें कौन सी diseases included हैं, जैसे कि gonorrhea and syphilis जो कि bacterial infection है, and viral infections such as warts and HIV/AIDS. And viral infection में क्या क्या included है, warts and HIV/AIDS. HIV/AIDS क्या है, human immunovirus acquired immunodeficiency syndrome. Is it possible to prevent the transmission of such diseases during the sexual act? So इन diseases के transmission से sexual act के time पे भी बचा जा सकता है क्या? So yes, using a covering called a condom for the penis during sex help to prevent transmission of many of these infections to some extent. So condom एक covering होती है जो कि पेनिस के ऊपर पेनिस को कवर करती है, उसको यूज करके सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इस टाइप की डिसीजेस से प्रिवेंट किया जा सकता है. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. And sexual act में क्या है, इतना potential होता है कि उससे ही क्या है, pregnancy हो सकती है. Pregnancy will make major demands of the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected.
सो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, वुमेन की जो बॉडी है उसमें बहुत सारी डिमांड्स होती हैं हेल्थी, अगर माइंड कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है इस चीज के लिए, सो क्या है, वुमेन की जो हेल्थ है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है। अगर वुमेन जो है मेंटली प्रिपेयर नहीं होगी इस चीज के लिए तो क्या है, अल्टीमेटली उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी। Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy. इसीलिए काफी सारे ways क्या है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए भी हैं। These contraceptive methods fall in number of categories. तो ये जो contraceptive methods है ना प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ये various categories में आ जाती हैं। One category is the creation of a mechanical barrier so that sperm does not reach the egg. So pregnancy अवॉइड करने के लिए जो contraceptive method है उसमें first क्या आता है, mechanical barrier का यूज करना। Condoms on the penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose. So mechanical barrier में क्या आ जाएगा, जो genital organs या sexual organs हैं उनको कवर करना, पेनिस को कवर कर सकते हैं कंडम से, एंड सिमिलरली वेजाइना को भी कवर किया जा सकता है। Another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. And second condition यहाँ पर क्या दी हुआ है, contraceptive pills जो hormonal balance को control कर देते हैं जिससे कि eggs release ही नहीं होंगे तो fertilization नहीं होगा। These drugs commonly need to be taken orally as pills, and ये जो drugs होते हैं ना इनको orally लिया जाता है in the form of pills or tablets. However, since they change hormonal balance, they can cause side effects too. अब इसमें क्या हो रहा है कि hormonal disbalance कर रहे हैं, इसीलिए इसमें side effects भी हो सकते हैं। Other contraceptive devices such as the loop or the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. And कुछ और contraceptive devices होते हैं जैसे कि copper T होता है, ट्यूब होती है, loop होता है, सो ये भी क्या करते हैं, यूटेरस में प्लेस्ड किए जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। Again, they can cause side effects due to irritation of the uterus, and इससे भी क्या है, irritation होता है, and वो क्या हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, यूटेरस उसको हार्म हो सकता है। If the vas difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. तो अगर यहाँ पर एक और नया ऑप्शन दिया हुआ है कि मेल्स में वास डिफरेंस जो होते हैं उसको ही ब्लॉक कर दिया जाए, सो स्पर्म का ट्रांसफर ही नहीं होगा। If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus. And अगर फीमेल में fallopian tube को ब्लॉक कर दिया जाए तो यूटेरस तक एग नहीं पहुंचेगा। In both cases fertilization will not takes place, and दोनों ही केसेस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा जब एग fallopian ट्यूब तक नहीं पहुंच रहा, एंड स्पर्म जो टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है वो वास्ट डिफरेंस कट होने की वजह से यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचेगा। सो इस कंडीशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, एंड ये सारी मेथड क्या आ जाती हैं, सर्जिकल मेथड्स। तो ये ना बहुत डिफरेंट होती है। मेल्स में क्या है, वास्ट डिफरेंस को कट कर रहे हैं तो वो होती है मेथड वेसेक्टोमी, एंड फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है या फिर ब्लॉक किया जाता है तो उसे बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। एंड ये किसके अंडर में आते हैं, सर्जिकल मेथड्स। वाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन द लॉन्ग रन, सर्जरी itself can cause infections and other problems if not performed properly. So क्या है ना, हर एक जगह साइड इफेक्ट भी कुछ ना कुछ होता है। सर्जिकल मेथड लॉन्ग रन के लिए सेफ है, बट सर्जरी के टाइम पे अगर प्रॉपरली नहीं हुई सर्जरी परफॉर्म, तो उस टाइम पे भी क्या है, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, एंड सर्जरी कहाँ पर और कब की जाती है यूज, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए। These may be illegal sex selective abortion of female fetus. So these may be misused by people who do not want a particular child, as happen in the female male sex ratio. As happen in the illegal sex selective abortion of फीमेल फीटस। सो ये जो है ना अनवांटेड प्रेगनेंसी का रिमूवल जो सर्जरी से किया जा सकता है वो काफी बार मिस यूज होता है। कैसे मिस यूज होता है ना, कि अब आप सुनते होंगे कि काफी सारे एरियाज में अभी भी फीमेल फीटस जो है या फिर फीमेल चाइल्ड को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। सो इन केसेस का पहले से पता चल जाता है कि फीमेल चाइल्ड है, फीमेल फीटस है, उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं। सो वो क्या हो जाता है,
इलीगल है एंड ये किस टाइप का अबॉर्शन होता है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। अब हेल्दी सोसाइटी अगर है ना, उसमें क्या है, मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है, जो जेंडर न्यूट्रलिटी है, वो होना जरूरी है। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फीटिसाइड्स चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी, although prenatal sex determination has been prohibited by law। तो ये जो रेकलेस फीमेल फीटिसाइड, दैट मीन्स की फीमेल फीटस को इन द वॉर्म ऑफ मदर वहां पर ही क्या कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, फीटिसाइड्स। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, दैट मीन्स की मेल एंड फीमेल, और हम बोल सकते हैं गर्ल और बॉय चाइल्ड का जो रेशियो है वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स की गर्ल्स का नंबर जो है वो काफी डिक्रीज हो रहा है सोसाइटी में। एंड इवन इन इंडिया अभी भी काफी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर फीमेल का नंबर मेल के नंबर के कंपैरिजन में काफी कम है। ये सब किसके बाद हो रहा है, जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, वो लॉ के अकॉर्डिंग तो प्रोहिबिटेड है, बट स्टिल काफी सारी जगह इलीगल वे में ये सब हो रहा है। We have noted earlier that reproduction is a process by which organisms increase their population। अब हमने ये भी नोट किया हुआ है कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ना, उससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। The rates of birth and death in a given population will determine its size। एंड जो बर्थ एंड डेथ का रेट होता है ना किसी भी गिवन पॉपुलेशन में, वो क्या करता है, साइज डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन का। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज फॉर कंसर्न ऑफ फॉर मेनी पीपल। एंड जो पॉपुलेशन का साइज है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्न है। क्यों है ये हम इस पैराग्राफ के एंड में एक बार डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये हमारे सोसाइटी का ना एक बहुत मेजर इशू है। This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living। तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी ना, तो हर एक पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। However, if inequality in society is the main reason for poor standard of living for many people, the size of the population is relatively unimportant। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना सोसाइटी में, वही पुअर स्टैंडर्ड का रीजन है, पुअर होने का रीजन है ना बहुत सारे लोगों के लिए। तो जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बट मेन इश्यू क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हर एक पर्सन तक जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। दैट इज वाई वो रिसोर्सेज का जो प्राइस है वो हाइक हो जाता है, एंड उसके थ्रू ही ये जो रिच एंड पुअरनेस है वो क्रिएट होती है। इफ वी लुक अराउंड अस, व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स होने के रीजन सिर्फ रिचनेस एंड पुअरनेस नहीं है। रिचनेस एंड पुअरनेस क्यों अराइज हो रही है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से रिसोर्सेज तो लिमिटेड होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है तो रिसोर्सेज भी एक्सपैंड होते जाए, एरिया ऑफ लिविंग जो है वो कम हो जाएगा। सो अगर हाउसेस का कंस्ट्रक्शन भी चाहिए, देन उसके बाद जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी। सो दैट इज वाई क्या हो रहा है ना, हर एक पर्सन तक जो रिसोर्सेज है वो नहीं पहुंच पाते हैं, एंड जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिग्रेड होता जाता है। सो यहाँ पर ये चैप्टर की जितनी भी रीडिंग है वो एंड होती है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। प्लांट्स के साथ साथ हमने रिप्रोडक्शन के दो मोड्स पढ़े, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ह्यूमंस का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी हमने पढ़ा। लास्ट में हम समरी डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय एयर, वाटर एंड सम इंसेक्ट। तो सिंपल है, पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक या फिर स्टेमन से स्टिग्मा तक। बट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होने के बाद जो फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट का, वो हो जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। सो पॉलिनेशन की प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, वो भी किसमें, जिनमें
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइम पे पॉलिनेशन नहीं होगा, बट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब में प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। दैट मीन्स कि ओव्यूल्स जो हो गए फीमेल गैमेट, एंड मेल गैमेट में क्या होता है, ह्यूमंस में स्पर्म है एंड प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स है। सो फ्यूजन के बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है, जायगोट। सो दैट प्रोसेस इज fertilization. Second one is, what is the role of the seminal vesicles and the prostate gland? So seminal vesicle and prostate gland क्या रिलीज करते हैं, फ्लूइड मीडियम क्रिएट करते हैं, जिससे कि स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाता है, एंड जो ल्यूब्रिकेशन है स्पर्म का वो भी इसी फ्लूइडी मीडियम की वजह से होता है। एंड सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन रिलीज होता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, एंड न्यूट्रिएंट्स के इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। तो इसका जो स्पर्म प्रोडक्शन एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड वन इज, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? सो गर्ल्स में जेनाइटल एरिया में हेयर का ग्रोथ है, हेयर की ग्रोथ और कहाँ पर है, अंडर आर्म्स, फेस, हैंड्स एंड लेग्स। देन उसके बाद यूटेरस एंड ओवरी का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग होती है, स्किन ऑयली हो जाती है एंड उसमें पिंपल्स भी आ जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द हार्मोनल चेंजेस। तो काफी सारे चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी में होते हैं। Next one is, how does the embryo get nourishment inside the mother's body? So mother body के अंदर embryo को nourishment कैसे मिलता है? सो एम्ब्रियो कहाँ पर है, यूटेरस में है। सो यूटेरस की लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, वो नरिशमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा क्या है, स्पेशल टिश्यू है विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल एंड हेल्प द एम्ब्रियो टू गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स टिश्यू। एंड कैसे मिलता है ये प्लेसेंटा के थ्रू फीटस या एम्ब्रियो को नरिशमेंट? तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लेसेंटा में वाइली होते हैं एम्ब्रियो साइड पर, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। एंड लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से क्या होता है, मदर एंड एम्ब्रियो के बीच में वेस्ट रिमूवल तो हो रहा है, साथ साथ जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, एम्ब्रियो ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मदर से अब्जॉर्ब करता है, एंड उस कंडीशन में क्या है, वो डेवलप प्रॉपरली होता है क्योंकि उसको नरिशमेंट प्रॉपरली मिल रहा है। सो एम्ब्रियो को नरिशमेंट मदर्स बॉडी में थ्रू द ब्लड सप्लाई एंड वाइली के थ्रू होता है। एंड ये जो स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट है जो कि ये नरिशमेंट में हेल्पफुल है, वो क्या है, प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज, इफ अ वुमन इज using a copper tea, will it help in protecting her from sexually transmitted disease? तो अगर वुमेन कॉपर टी का यूज कर रही है सो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच सकती है क्या? नो, बिकॉज कॉपर टी के यूज करने से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो बॉडी के कांटेक्ट में तो आएगा, सिर्फ वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा जहां पर कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दैट इज वाई कॉपर टी का यूज करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। सिंपल सा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। Are you still looking for a reason why to subscribe Unacademy courses? So let me tell you, then you can get live classes, live quizzes in just one subscription. So what are you waiting for? Subscribe Unacademy courses by using our referral code Enrich 10. First है यहाँ पर asexual reproduction takes place through budding in. Asexual reproduction है वो डिफरेंट मोड्स हैं, बडिंग है, फिजन है, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन। बट बडिंग के थ्रू किसमें होता है, यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में ईस्ट में। अमीबा में कैसे होता है, बाइनरी फिजन। प्लाज्मोडियम में कैसे होता है, मल्टीपल फिजन। एंड लेशमैनिया इज अगेन बाइनरी फिजन। सो यहाँ पर फिजन के थ्रू हो रहा है, बडिंग के थ्रू ईस्ट में है। बडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर प्रोट्यूबरेंस हो जाती है, दैट मीन्स कि पेरेंट सेल में एक प्रोट्यूडेड बॉडी आउट आती है जो कि होती है क्या, बड। देन बड में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने से डॉटर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड, पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड होती है डॉटर न्यूक्लियस में एंड माइग्रेट हो जाती है बड के साइड पर। एंड ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होता है ना बड के अराउंड, वो आफ्टर द डेवलपमेंट
डिटैच हो जाता है एंड एक न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन होता है एंड ये जो चेन है वो कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उनमें से क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ओवरी, यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब, ऑल थ्री आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओनली वास डिफरेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वास डिफरेंस किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है एंड ये क्या है? मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब है जो कि पेल्विक कैविटी में और आप डोमिनल कैविटी में बोल सकते हो, वहां पर क्या है? टेस्टिस से यूरेथ्रा को कनेक्ट करती है एंड क्या ट्रांसफर करती है? स्पर्म का ट्रांसफर करती है एंड इट ऑल्सो कैरीज यूरिन आउट, यूरेथ्रा ऑल्सो कैरीज यूरिन आउटसाइड द बॉडी। सो यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है। थर्ड वन इज द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होते हैं? सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल्स, पॉलन ग्रेन्स। सो आंसर इज पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या अराइज करते हैं? पॉलन, एंड ये होते हैं क्या? मेल गैमेटोफाइट ऑफ अ सीड प्लांट, दैट मीन्स कि मेल जर्म सेल जो है वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स। सो ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर हुए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्टिव आंसर्स में। What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? तो sexual reproduction में ऐसे क्या advantages हैं तो asexual reproduction में नहीं है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि asexual reproduction में क्या होता है। ऑफस्प्रिंग जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के थ्रू, बिकॉज उनमें सेम जीन्स होते हैं जैसे कि पेरेंट्स में होते हैं, दैट इज वाई वो आइडेंटिकल शो करते हैं सिमिलैरिटी। दो जेनेटिक वेरिएशन के जो चांसेस है ना इस टाइप की रिप्रोडक्शन में वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। सो ये एक टाइप से डिसएडवांटेज है बिकॉज ये फर्दर इवोल्यूशन के जो चांसेस हैं उसको कंट्रोल कर रहा है या फिर इनहिबिट कर रहा है। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो ऑफस्प्रिंग में क्या है? सिमिलर तो होगा पेरेंट के बट नॉट आइडेंटिकल, बिकॉज आइडेंटिकल होने में क्या है? ट्विंस वाली कंडीशन होती है एंड वहां पर भी इवोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है ना कि जो ऑफस्प्रिंग है वो रिसीव करते हैं कुछ जीन्स मदर से एंड कुछ फादर से, दैट इज वाई वेरिएशन आते हैं एंड जीन्स की मिक्सिंग होने की वजह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होने से जेनेटिक वेरिएशन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती है। दिस मीन्स दैट कि कोई भी स्पीसीज है एनिमल या प्लांट की वो सराउंडिंग्स के चेंजेस को क्विकली अडेप्ट कर लेती है एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं वो चेंजेस को ज्यादा सूट करेंगे एंड कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि एक कॉम्पिटिशन होता है एंड न्यू वेरिएशंस आ जाते हैं एंड कोई जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट है वो बाय टाइम चेंजेस को अडेप्ट करने लगते हैं। क्लियर हो गया ना कि ऑफस्प्रिंग क्या है? दोनों के कैरेक्टर होते हैं, दोनों पेरेंट्स के फादर एज वेल एज मदर, सर्वाइवल्स के जो चांसेस हैं स्पीशीज के वो ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग एनवायरमेंटल चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं एंड ह्यूमन हेल्थ जो है उसको भी इंप्रूव करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर वाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस के फंक्शन क्या है? तो हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक तो फंक्शन है स्पर्म का फॉर्मेशन, तो टेस्टिस में एडोलेसेंट की एज पे टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस होने टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होने लगते हैं जो कि क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो भी प्रोड्यूस होता है एंड टेस्टोस्टेरोन क्या कंट्रोल करता है? जो डेवलपमेंट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टिस के मेन फंक्शन हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। अब मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस जो है वो हो रही है बट हर एक चीज का रीजन होना चाहिए कि क्यों हो रही है। तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक टाइप से नॉर्मल ब्लीडिंग है। वजाइनल लाइन की जो यूटेरस में ब्लड की लाइनिंग कलेक्ट हो जाती है उससे नॉर्मल ब्रेक डाउन होती है तो ब्लीडिंग हो रहा है। कब हो रहा है कि इन केस ओवम या फिर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। क्यों फर्टिलाइज नहीं हुआ? बिकॉज देयर इज अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म इन फीमेल बॉडी या फिर स्पर्म एंड ओवम क्या है कॉन्टैक्ट में नहीं आए, दैट इज वाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो भी क्या हुआ कि जो यूटेरस होता है उसमें थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग जो है वो तो डेवलप हो जाती है पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये थिक एंड
इनर लाइनिंग जो प्रोड्यूस हुई है उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट इज वाई वो जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। सो जो थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग है यूटेरस की अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स एंड द डेड ओवम और एग कम्स आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ये हमेशा हर मंथ 28 डेज के इंटरवल में होता है, एवरी मंथ और एट द इंटरवल ऑफ 28 डेज, एंड इसका टाइम पीरियड क्या होता है अराउंड 2 to 8 डेज। एंड जो टाइम पीरियड होता है ना ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन के बीच में, वो टाइम पीरियड कितना होता है 14 डेज होता है। अभी आपने यहाँ पर नया वर्ड सुना ओव्यूलेशन, सो ये लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स के बाद जब समरी डिस्कस करेंगे ना, तो ये जो स्मॉल टर्म्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इंक्लूड हैं वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रोसेस समझ आया ना कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, व्हेन फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर देन इन दैट केस ओनली मेंस्ट्रुएशन अकर। Then seventh question है does a label diagram of longitudinal section of a flower। तो फ्लावर के जो longitudinal section है ना उसका डायग्राम हमें यहाँ पर देखना है। सो ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। सो ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जहाँ पर फ्लावर के पूरे पार्ट्स गिवन है। सो आपको पेज नंबर 134 से ये डायग्राम देख के बना लेना है। इन केस यहाँ पर आपको डायग्राम को देख के बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, सो एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल पे आप ये डायग्राम सर्च करोगे, आपको इजीली मिलेगा एंड बहुत ही इजी वे में। क्लियर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो कॉन्ट्रासेप्शन की बहुत सारी मेथड्स हैं, तो क्या क्या है ये मेथड। पहले हम मेथड्स देख लेते हैं। 4 मेथड्स हैं जनरली, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड सर्जिकल मेथड्स। सो बैरियर और मैकेनिकल मेथड जो है उसमें क्या है, कंडम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, इनका यूज होता है आइदर इन मेल और फीमेल बॉडी, जो कि स्पर्म की एंट्री को कंट्रोल करता है फीमेल में एंड स्पर्म के रिलीज को कंट्रोल करता है किसमें, मेल में, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। देन उसके बाद होते हैं क्या, केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स में जनरली वुमेन्स क्या करते हैं, पिल्स का यूज करते हैं, ओरल एंड वेजाइनल। सो ओरल पिल्स क्या करते हैं, हार्मोनल प्रिपरेशन को, हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो ओवम का रिलीज है फैलोपियन ट्यूब में वो इनहिबिट हो जाता है एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ओरल कंट्रासेप्टिव। वेजाइनल पिल्स में क्या आ जाता है, क्रीम्स होते हैं या स्पर्मिसाइडल्स होते हैं, एंड ये जो केमिकल्स है वो क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम वेजाइनल ट्रैक्ट टू ओविडक्ट। क्लियर। देन थर्ड टाइप होता है क्या, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें कि क्या आ जाते हैं, कॉपर टी एंड लूप, जो कि यूटेरस में प्लेस किए जाते हैं, जो कि स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। एंड द फोर्थ मेथड इज सर्जिकल मेथड, जिसमें आते हैं क्या, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स। सो वेसेक्टोमी में क्या है, वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म जो है यूरेथ्रा तक नहीं आता। एंड फीमेल में क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी सर्जरी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे ओवरीज से जो एग है ओविडक्ट में नहीं आता एंड यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचता है, यूटेरस तक नहीं पहुंचता है, सॉरी। क्लियर हुआ। सो ये 4 मेथड्स जो है ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड्स होती हैं। देन 9th क्वेश्चन है, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्यों डिफरेंट होते हैं। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, क्या होगा, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली प्रेजेंट होगा। क्यों हो रहा है कि डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होने का रीजन भी क्या है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी। सो यूनिसेल्युलर में क्या है, बडिंग, फिजन, ये सारे टाइप्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल्स में एंड वही प्रोसेस जो है वो सेल डिवीजन के लिए कंटिन्यू होती है। बट जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। जो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वो क्या आ जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर हमने एक और चीज नहीं डिस्कस की कि यूनिसेल्युलर में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मल्टीसेल्युलर में एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो है ना, जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो होते हैं उनमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो यूनिसेल्युलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए सिर्फ 1 ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड।
मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बट यूनिसेल्यूलर में इस टाइप की कोई भी स्पेशल सेल्स नहीं होती। दैट इज वाई हमें रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया है। यहाँ पर हमने जो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर है कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है एंड रीजन क्यों डिफरेंट है, मेनली तो बिकॉज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट। यूनिसेल्यूलर में स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है एंड मल्टीसेल्यूलर में है। दैट इज वाई द डिफरेंस इज हियर। क्लियर हुआ, ये आंसर है। अब नेक्स्ट है हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। सो रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? तो रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है कि वेरिएशंस इंक्लूड होते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशंस आए, वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, जो अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन है उसको। एंड कैसे करते हैं? बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सारे ही क्या है, अगर ऐसा होगा कि हीटेड टेम्परेचर है या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, सो अगर जो भी बैक्टीरिया है वो कोल्ड टेम्परेचर नहीं रेजिस्ट कर पाते तो उसमें डाई हो जाएंगे, एंड जो भी बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर नहीं रेजिस्ट कर पाएंगे वो डेथ हो जाएंगे, तो कोई पॉपुलेशन ही नहीं बचेगी। दैट इज वाई क्या है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। सो रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस कराता है जिससे कि पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी होती है, एंड उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन हेल्प करता है जेनेटिक कॉपीज को मेंटेन करने में जो कि इंडिविजुअल्स की होती हैं, एंड वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए भी किसी भी ह्यूमन या इंडिविजुअल को एबल बनाते हैं। सो सिंपल है, जो पॉपुलेशन की स्पीशीज हैं उनमें रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देन नेक्स्ट वन और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडैप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कंट्रासेप्टिव मेथड को अडैप्ट करने की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि पॉपुलेशन जो अलार्मिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने एंड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है उनको भी अवॉइड करने के लिए क्या यूज होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है। एंड प्रेगनेंसी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी या फिर मदर बॉडी पे जो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उसको रिड्यूस करने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर की रीडिंग एंड होती है। अभी हम इस चैप्टर के क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साइड बाय साइड समरी। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहीं पर भी नहीं आया है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। यहाँ पर पैराग्राफ में ही ऑलरेडी है। सो यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जैक्ट कॉपी, दैट मीन्स कि कार्बन कॉपी तो रेयरली कंडीशन में बनाते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में बनाते हैं। बट क्या होता है ना, कोई एक डीएनए है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, बट अगर ये कोडिंग ही चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? न्यू प्रोटीन डिसीज्ड कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। सो सिमिलैरिटी होती है कॉपिंग के टाइम पे, बट आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन सिर्फ कब हो रहा है? यूनिसेल्यूलर की कंडीशन में जो एग्जैक्ट कॉपीज हैं, एंड मल्टीसेल्यूलर की कंडीशन में सिमिलैरिटी होगी बट आइडेंटिकल बिहेवियर बहुत ही कम शो होता है। देन उसके बाद जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन ऑलरेडी आया। हमने एक क्वेश्चन लिखना है, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म और वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो ये सब इंक्लूड करना है एंड साइड बाय साइड इनके एग्जाम्पल लिखना है। अनदर क्वेश्चन लिखो आप, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसका डिफरेंस तो लिख लोगे आप, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखो अब, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन पढ़ा, क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, बट एक्सटर्नल एंड इंटरनल में क्या आ जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है? फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के इनसाइड होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जो बोथ इंडिविजुअल्स हैं वो अपने गैमेट डिस्चार्ज करेंगे, फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी होगा एंड डेवलपमेंट जो है वो भी आउटसाइड होगा। एग्जाम्पल में क्या? फ्रॉग। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में है जो मेल होते हैं वो स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, एंड डेवलपमेंट क्या है? बॉडी के इनसाइड होता है, ह्यूमंस, बर्ड्स एंड केटल्स एक्सेट्रा। एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। देन उसके बाद यहाँ पर हमने जो फ्लावर का पढ़ा हुआ था तो उसमें यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जिनमें आइदर स्टेमेन और कार्पल्स होंगे,
बट दोनों नहीं होते. एंड बाइसेक्सुअल क्या हो जाएंगे? कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स. देन एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन विद इन अ फ्लावर एंड बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया? बिटवीन टू फ्लावर्स बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज. एंड इसके लिए भी जो एजेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये आपको बताना है. उसके बाद क्वेश्चन आएगा ना क्या? फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड. एंड हमने जो ओव्यूलेशन एक टर्म आया था ना, सो ओव्यूलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा. जो स्टेप्स की बात कर रही थी ना मैं आपसे कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो डिफरेंट स्टेप्स होती हैं वो क्या है. सो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो वेरियस स्टेप्स है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या आ जाती है? क्या? ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द एग और ओवम. क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ एग एंड ओवम में क्या है? मेल फीमेल बॉडी में हो रही है ये मेथड, तो क्योंकि फीमेल बॉडी में ही क्या है? ओवरीज प्रेजेंट है एंड उसमें ही किसका फॉर्मेशन होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा. सो ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई. ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद क्या सेकंड स्टेप आती है? क्या? कॉपुलेशन. कॉपुलेशन में क्या हो रहा है ना कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स स्पर्म जो है मेल से इजेक्ट हो रहे हैं फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में, एंड इन वन सिक्रेशन देयर आर मिलियन स्पर्म्स बट ओनली वन स्पर्म इज केपेबल ऑफ फ्यूजिंग विद द ओवम. एंड बाकी सारे जो है वो क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं. तो ये प्रोसेस है क्या? कॉपुलेशन. तो फर्टिलाइजेशन की स्टेप आप लिखते भी जाओ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट स्टेप क्या देखिए हमने? ओव्यूलेशन, VU. सेकेंड स्टेप है कॉपुलेशन एंड थर्ड स्टेप जो है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो फ्यूजन है स्पर्म एंड एग का. क्लियर हो गया? थर्ड आ गई क्या? फर्टिलाइजेशन. देन उसके बाद होता है क्या? फर्टिलाइजेशन में हो गया फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. देन उसके बाद आती है क्या? इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है कि फिक्सिंग ऑफ द जाइगोट इनटू द यूटेरिन वॉल्स इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. एंड ये क्यों हो रहा है? ये होता है आफ्टर द फ्यू डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन. देन उसके बाद है प्लेसेंटा. एक टर्म है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में. ये एक टेम्पररी फॉर्म टिश्यू होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को या फिर डेवलपिंग जाइगोट को. देन एक जेस्टेशन पीरियड टर्म होता है implantation, then placenta and then gestation period. gestation period का मतलब क्या होता है ना कि जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू फुली ग्रोन फीटस का जो टाइम है वो क्या होता है? 9 months लेता है. एंड ये जो टाइम है क्या है? होता है जेस्टेशन पीरियड. सो ये जो स्टेप्स है ये क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स है. दैट मीन्स की फर्टिलाइजेशन के पहले क्या प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होती है. तो ये जो स्टेप्स है ना, इवन इंडिविजुअल क्वेश्चन जो इनके आपको प्रिपेयर एंड कंबाइंड क्वेश्चन भी एक प्रिपेयर होना चाहिए. एंड हम क्वेश्चन से भी लास्ट में लिखेंगे. बट जब हम समरी देख रहे थे ना, तो समरी में क्या क्या देखा आपने? जो वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी important in this chapter. So write the questions first. यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा ना कि रिप्रोडक्शन, what is reproduction and what are its two types? Which one of the two confers new characteristic on the offspring and how? And ये जो क्वेश्चन है ये ईयर 2009 में आया हुआ है. Write down the question. What is reproduction? What are its types? And which one of the two confers new characteristic on the offspring and how? Clear हुआ? So इसमें reproduction की definition आपको पता है. कौन से दो टाइप के reproductions होते हैं, कौन से टाइप के reproduction में new characteristic का development होता है. Clear हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रीजनरेशन? स्टेट अ रीजन व्हाई अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू दिस मेथड. सो रीजनरेशन क्या होता है एंड जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें रीजनरेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है. सो हमने ये आंसर जब रीजनरेशन टॉपिक पढ़ा था उसको अगर आप प्रॉपर्ली सुनोगे तो इस आंसर को आप क्लियरली लिख लोगे. ठीक है ना. तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. अब यहाँ पर टर्म्स जो है फॉलोइंग वो आप साथ साथ लिखते जाना. ये सारे अर्लियर ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं. फर्स्ट वन इज इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, sexually transmitted disease, then budding
बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारे जो मैंने टर्म्स बोले हैं इनको एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन का डिफरेंस बहुत सिंपल है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन, व्हाट डज HIV स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज एड्स। सो एड्स क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिसीज है। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लिस्ट 4 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पर हमने व्हाट कुड बी द रीजंस है, तो ये लिखिए है आंसर, तो ये क्लियर हो जाएगा। बैरियर मेथड्स जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्लियर ईयर में रिपीट हुआ है। देन व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन इन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज रीजनरेशन इन ऑर्गेनिज्म। एंड रीजनरेशन आपने क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था ना, बट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्लेनेरिया, जो कि हमें बुक में भी गिवन है, प्लेनेरिया का या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल के साथ ये प्रोसेस जो है रीजनरेशन की वो बताना है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, explain with the showing the diagram of spore formation and the advantages for the organism to reproduce themselves through spores। ये क्वेश्चन लिखा आपने, what is spore formation, explain with diagrams showing spore formation in rhizopus and list the advantage for organism to reproduce themselves through spores। उसके बाद क्वेश्चन है, स्टेट 1 जेनेटिकली डिफरेंट फीचर्स बिटवीन स्पर्म एंड एग्स ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज इट्स कंसिक्वेंसेस। तो जो स्पर्म है एंड एग है ह्यूमंस के, उनमें क्या जेनेटिकल डिफरेंस होता है ना, तो मैंने आपको बताया क्रोमोसोम का नंबर होता है 46, जिनमें कि 23 पेयर्स हो गए, 46 है 23 पेयर हो गए, तो 22 पेयर तो क्या है मेल एंड फीमेल में सेम होंगे, बट जो 1 पेयर डिफरेंट है ना वो मेल में होता है XY एंड फीमेल में होता है XX। तो ये जो डिफरेंस है ये हो गया किसमें, स्पर्म एंड एग में। अगर Y क्रोमोसोम होगा तो बॉय चाइल्ड एंड इन केस X क्रोमोसोम होता है तो क्या होते हैं, गर्ल चाइल्ड होते हैं। देन आपको बताना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस। उसके बाद आएगा कि हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी, लिस्ट द चेंजेस observed in the girls at the time of puberty, what is meant by asexual reproduction, name the organisms which reproduce by spore formation। सो ये जो क्वेश्चंस हैं लिखते जाना है आपको एंड इनके आंसर्स भी लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन लिख के नहीं रख देना है कि हमने हाँ ठीक है क्वेश्चन बोले हुए थे तो हमने क्वेश्चन लिख के एक साइड में रख दिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करना है एंड बेटर ये होगा कि आप ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ना एक बार अगेन चैप्टर को रीड करो। जितने भी क्वेश्चन बोले हुए हैं ना वो हमने चैप्टर में कवर ऑलरेडी किए हैं। एंड इन केस कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको नया नोट डाउन करना आ रहा है, तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा और जो भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो क्लियरली आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर हुआ ना? सो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, समरी डिस्कस की एंड समरी डिस्कस करने का एक और इम्पॉर्टेंट तरीका क्या है, सिंपल सा वे है, व्हाट यू हैव लर्न के पॉइंट्स को आपको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं स्मॉल एंड शॉर्ट पॉइंट में क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पूरे करना है आपको इन द चैप्टर एंड एक्सरसाइज एज वेल एज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड हर एक क्वेश्चन में जहां पर भी डायग्राम आपको लगता है कि यहाँ बन सकता है, एंड कई सारे आंसर्स में ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि डायग्राम बन सकता है, स्टिल बिकॉज इन साइंस डायग्राम आर वेरी नेसेसरी, सो आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। स्टडी दिस चैप्टर प्रॉपरली। हमने चैप्टर को जैसा स्टार्टिंग में बोला हुआ था, एक्टिविटी सोल्यूशन, लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरी लाइन हमने यहाँ पर कवर किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए, समरी कवर की, समरी इन अ वेरी शॉर्ट एंड डिफरेंट वे इन दिस वीडियो। सो अभी इसके बाद भी अगर आपको जो भी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स हैं, सो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को रेज करो एंड स्टडी करो प्रॉपरली। जहां पर भी डाउट है सो पेशेंटली सुनना पड़ेगा बस, एंड देन उसके बाद आपको ये चैप्टर का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्लियर है ना? वर्क हार्ड, स्टडी वेल। थैंक यू।